चलिए खैर, तो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। डायरेक्टली मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊँगा। आप लोगों को जो भी डाउट और क्वेरी है अपना हैंड वगैरह रेस करके आप डिस्कस कर सकते हैं। इन मीन टाइम कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट 24 आवर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पहला कट ऑफ रिलीज़ कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मान के चल रहे हैं कि 3 से 4 कट ऑफ आएंगे। 3 तो आएंगे ही आएंगे, बहुत पहले 5 से 6 भी आता था, लेकिन जब से इन्होंने पूरा सिस्टम एकदम पारदर्शिता के नाम पर, सो कॉल्ड पारदर्शिता के नाम पर ऑनलाइन वगैरह कर रखा है, तो इससे कट ऑफ के नंबर भी घटे हैं। घटे इसलिए क्योंकि एडमिशन के प्रोसेस में ना बहुत समय लग रहा है। पहले यूनिवर्सिटी डायरेक्ट खुद हैंडल करती थी। तो मान लो फर्स्ट कट ऑफ में बच्चों का एडमिशन हुआ, जो सीट बचे तो वेरी नेक्स्ट डे ये लोग करते क्या थे कि नया कट ऑफ जारी कर देते थे। अब क्या हो गया कि भाई पहला कट ऑफ जारी किए, अब उसे सिस्टम पूरा ऑनलाइन वो कर दिया गया है। अब कोई महान आत्मा रहेगी, मान लो वो एडमिशन ना ले पाया, उसको पता ना चले कि कट ऑफ आया है, वो यूनिवर्सिटी पे जाके क्लेम कर देगा। तो यूनिवर्सिटी ऐसे केसेस में आजकल क्या कर रही है कि एक एक हफ्ते का गैप दे रही है, और एक हफ्ते का गैप देने के कारण हो क्या रहा है, 3 से 4 कट ऑफ ही आते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं वो यही मान के चलेंगे कि 3 से 4 कट ऑफ ही आएगा। मतलब एज ऑफ नाउ ज़्यादा आता है, अच्छी बात है। ऑल्सो इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए कि 4 कट ऑफ आएगा कि 6 कट ऑफ आएगा। वो तो एक भी सीट खाली रह जाएगा तो उनको 5वां लिस्ट जारी करना पड़ेगा। ज़रूरी ये है कि लिस्ट नंबर कोई भी हो, आपका उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन हमारे आगे ये है, हमको ये चीज़ देखना है कि आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितने मार्क्स पर हो रहा है। नहीं हो रहा है तो भाई क्यों नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर देना है, प्रिपरेशन करना है, नहीं करना है, प्रिपरेशन करने का ऑप्शन भी ठीक है कि नहीं है। तो सभी पहलुओं पर विचार करने का ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मान लो सिर्फ इस बात को आप लिटरल ऐसे मत लीजिएगा कि अच्छा सर तो टीचर है, उनका तो इस बात पे कहना काम ही है। ऐसा नहीं है। इस बात को ऐसे एकदम लिटरल वे में मत लीजिएगा कि अच्छा कोई आपका सहपाठी हो, कोई कोलीग हो, तुमको लगे यार उसका तो हो गया है, वो तो लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रहा था, मेरा तो कहीं हो ही नहीं रहा है। ये एक तरह का इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो कहीं ना तो कहीं आपके अपब्रिंगिंग में वो मैच्योरिटी नहीं डाली गई है टू एक्सेप्ट समटाइम्स द अनफेवरेबल रिजल्ट एज ऑल्सो द ऑप्शन और पार्ट ऑफ योर रिजल्ट इटसेल्फ। कोई ऐसी चीज़ जो आप पाना चाहते हो, जो आपकी उपलब्धि ना हो पाए, या फिर सो कॉल्ड फेल्योर जिसको कहा जाता है, आई वोंट कॉल इट एज फेल्योर इवन। तो सो कॉल्ड जो फेल्योर होता है उसको आप एज अ ऑप्शन नहीं लेते हो, उसको एज अ पार्ट ऑफ वो डोमेन नहीं लेते हो कि नहीं ये भी हो सकता है मेरे साथ। तो आपको कई पहलुओं पर विचार करना होता है, और ऑल्सो कि हम अगर नेक्स्ट ईयर भी देंगे तो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि ईयर ड्रॉप कर सकते हैं कि नहीं। अरे यार, क्वेश्चन ये है कि देर आए दुरुस्त आए, वो होना चाहिए। तुम अगले साल ही आओ, तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ये है। तो ये माइंड में होना चाहिए कि ड्रॉप करने का उद्देश्य क्या है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा कई और डायमेंशंस होते हैं, उस पर देखने की ज़रूरत है। बाकी का एज फार एज दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड कंसर्न है, तो दिल्ली बाइट्स से इस बार मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सिलेक्शन हुआ एक्चुअली। यस, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा, एंड अच्छे खासे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इनफैक्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही सिलेक्शन हुआ है, और इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ है, और इस बार सीआई में एडमिशन काफ़ी ज़्यादा बच्चों का हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बीएचयू में भी एडमिशन है ठीक ठाक, एंड आईपी में तो खैर भर भर के दिल्ली बाइट्स वाले हैं। पास्ट में भी, प्रेजेंट ईयर में भी ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही है। तो देखो यार, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी आपके बीच से ही निकल रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे थे सोशल साइंस का जब पेपर आया था कि सर पेपर में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था, ये था वो था। तो मैं हमेशा कहता हूँ यार, अगर पेपर आउट ऑफ द वे आएगा तो सबके लिए आएगा। ठीक है, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, कुछ आउट ऑफ द वे पूछ रहा, तो बाकी के लोग भी नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए लिटरली सोशल साइंस में कट ऑफ देखिए आप, जनरल कैटेगरी में 154 मार्क्स पर क्लोज हुआ है। 154 फर्स्ट कट ऑफ, वो भी पहला ही कट ऑफ है अभी 154 नंबर पर, जो कि बहुत कम है, बहुत कम है। अदरवाइज मेरे 5 साल के रिकॉर्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सोशल साइंस का कट ऑफ जो है 230 या 240 से कम पे क्लोज हो जाए। तो ये भी देखिए कि 50 से 70 नंबर का एडवांटेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं आप लैंग्वेज वालों का देखिए, लैंग्वेज का 223 नंबर या कितने पर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। आप जैसे मान लीजिए दिल्ली बाइट्स के लैंग्वेज के बैच में लेट से किसी फैकल्टी ने क्लास ले रखा है, तो उनका रिस्पॉन्स रेट वैसा ही है जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतने इतने बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, तो वो वैसे वैसे सेलेक्ट हुए हैं। सोशल साइंस में मैं खुद भी श्योर नहीं था, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड था। लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि भाई दिल्ली बाइट्स से भी ठीक ठाक लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो उन सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं देख रहा हूँ कई लोग इस मीट में भी ज्वाइन हैं। बाकी का देखिए, जो भी और कैंडिडेट हैं, आप इस बात में परेशान होने से ज़्यादा कि सर कितना कट ऑफ आएगा, अगेन बहुत फालतू क्वेश्चन है, कितना कट ऑफ आएगा।
कोई एक बच्चा भी सीट ड्रॉप कर देगा तो उसके लिए अलग से कट ऑफ आता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको ये देखना होगा कि प्रेजेंट में कट ऑफ कितना गया है, तो मैक्स टू मैक्स 10% नीचे आएगा। उसके बाद क्या हो सकता है नहीं हो सकता है उसमें मत जाइए, बेहतर है इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए कि क्या कर सकते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इसी साल एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। और पॉइंट 3, इस स्टुपिडिटी से बचना है, इस बेवकूफ़ी से बचना है कि कोई तुमको आगे कह दे रहे ड्रॉप करने से तो ईयर वेस्ट हो जाता है। अरे तो यूटिलाइज ही करके क्या कर रहे हो, ठीक है। यूटिलाइजेशन का क्या डेफिनेशन है तुम्हारा, उस हिसाब से तो तुम 3 साल का ग्रेजुएशन करके भी खाली ही बैठे हो, तब तो वो भी वेस्ट ही हो गया, तब तो कहो ग्रेजुएशन करना भी वेस्ट ही था। तो ये कोई बात नहीं हुआ, ये बहुत ही मतलब बहुत स्टूपिड सी बात है। कोई आपसे कहे कि ड्रॉप कर दियो तो ईयर वेस्ट हो जाता है, अरे ईयर तुम वेस्ट कर रहे हो। ईयर तो तभी वेस्ट होगा जब तुम कुछ सीख नहीं रहे हो, और अगर तुम कुछ सीख रहे हो तो भाई बिना डिग्री के भी सब जायज है फिर तो होता क्या है कि ना जो लॉन्गर टर्म्स में जो आपका करियर होता है उसको उसी नज़रिए से लेना चाहिए, ठीक है। जो लॉन्गर टर्म्स में आपका जो डोमेन में करियर होता है उसको उसी तरीके से देखिए कि अच्छा आज आप सेलेक्ट हुए हो, कल हो सकता है किसी और का होगा, कल हो सकता है किसी और का नहीं होगा, कल हो सकता है कोई और एग्जाम दोगे वहाँ नहीं होगा। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट वाले हमारे सीटेट के बैच में 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनको मैं जानता हूँ कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए थे, जामिया में सेलेक्ट हुए थे। उस सब ओवर कॉन्फिडेंस में सीटेट जैसा एग्जाम पास नहीं कर पाए थे। सीटेट का एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पास करना, लेकिन वो सीटेट का एग्जाम नहीं पास कर पाए थे, जो कि उससे मल्टीपल टाइम्स कठिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएड में सेलेक्ट होना या जामिया के बीएड में सेलेक्ट होना, नहीं कर पाए थे सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। और वही तमाम ऐसे थे जो नॉर्मल आईपी वगैरह में सेलेक्ट हुए थे, जिनको ये पता था कि यार मेरे को यार मेरा तो यार समझ में नहीं आ रहा है, सर ने कहा है कि नेक्स्ट चैप्टर पर ठीक से ध्यान दो। नेक्स्ट चैप्टर का मतलब कि अपने करियर के नेक्स्ट चैप्टर पर ठीक से ध्यान दो कि लेट से बीएड में तुमने एडमिशन ले लिया, अब तुम आगे सीटेट DSSB KVS गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम ये सब देखो, और अपना साइड में भी दूसरा एक पैरेलल वेंचर लेके हमेशा चलते रहना चाहिए। आपका हो सकता है कि कोई पार्ट टाइम बिजनेस हो, कोई पार्ट टाइम स्किल बेस्ड कोर्स हो, कुछ हो जो सीखते रहिए, साइड में अपने पढ़ाई के साथ करते रहना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ एजुकेशन मैंने बताया, फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ एजुकेशन में है क्या कि पूरी दुनिया जाके एक ही जगह माथा मार रही है गवर्नमेंट जॉब में, और उसमें सक्सेस रेशियो है 0.5%, 1% भी नहीं, 0.5%। ये गवर्नमेंट का डेटा है, ठीक है। 0.5% सक्सेस रेशियो है, तो उसमें सब बच्चा उसी में जा रहा है। तो स्किल वाले लाइन में, साइड बिजनेस वाले लाइन में भी आप देखते रहिए, सभी चीज़ों को आपको वॉच करना होगा। ऑल्सो ये चीज़ भी आपको समझना चाहिए, बहुत से ऐसे लोग होता है कि जैसे करियर में थोड़ा ज़्यादा उम्र हो जाता है, तो जब ज़्यादा उम्र हो जाता है तो उनको क्या लगता है कि अच्छा नहीं कुछ कर पा रहे हो तो चलो बेटा ठीक है कोई नहीं, तुम कुछ बिजनेस कर लो, कुछ शुरू कर लो। यार बिजनेस इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू जॉब, ठीक है। जस्ट प्रिंट कर लो अपने माइंड में, यही रीज़न है कि 80 से 90% जितने नए एंटरप्रेन्योर से बिजनेस वाले होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीज़न। उनको लगता है कि इट इज़ अल्टरनेटिव टू जॉब। नहीं, जिनको करना है वो सारा छोड़ के वही कर रहे हैं, और जिनको नहीं करना है वो सारा छोड़ के वापस से जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एक वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है, दिल्ली बाइट्स के फाउंडेशन में, ही वॉज ऑल्सो लाइक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई एंड इक्वली पार्टनर कह लो, बट उसको ना जॉब ज़्यादा समझ में आता था, तो वो आज जॉब करता है। और मैं गवर्नमेंट जॉब में भी सेलेक्ट हुआ था, और मेरे को वहाँ पर कभी मतलब मेरे को जॉब नहीं बहुत समझ में आता था, तो मैं वो काम नहीं करता हूँ। तो आपको ये समझना होगा उसके लिए ये अल्टरनेटिव नहीं है, मेरे लिए वो अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि जॉब में होता क्या ना, हर चीज़ बहुत सॉर्टेड मिलती है। तो अब है क्या कि ये किसी भी आप बिजनेस वाले काम में जाओगे, सेल्फ रनिंग वाले काम में जाओगे, तो कुछ भी सॉर्टेड नहीं मिलता, हर चीज़ आपको खुद करना है, हर नियम, रूल, रेगुलेशन, वर्किंग मेथोडोलॉजी, हर चीज़ आप सेट करते हो। तो उसमें आपको ज़्यादा अपने आप को कह लो मेंटली वाइब्रेंट होना पड़ता है कंपेयर टू गोइंग टू जॉब। लेकिन है क्या ना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि हमको दोनों के ही बारे में सीखना है। ऐसा नहीं है कि इधर नहीं होगा तो तुम इधर आ जाओगे, तो फिर तुम इधर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर एक लाइफ लॉन्ग जो है डिससेटिस्फैक्शन रहेगा आपके माइंड में। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को समझना चाहिए करियर में जाने से पहले। एंड योर क्वेरी शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू बीएड एंट्रेंस एग्जाम। बीएड एंट्रेंस एग्जाम इज जस्ट अ पीनट, जस्ट अ बिगनिंग। किसी का हो गया तो अच्छी बात है। मैं देख रहा था कई ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो लास्ट ईयर ड्रॉप किए हैं, उनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनका इस बार सिलेक्शन हुआ है। अब मेरे से पूछोगे तो मेरे को लगेगा हाँ ठीक है हुआ होगा, हो सकता है उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो सकता है कोई लास्ट ईयर ड्रॉप किया हो उसका इस बार नहीं हो रहा है। अगेन आपको ये भी देखने की जरूरत है कि फिर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑप्शन पर एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आप मेंटली वाइब्रेंट रहोगे और उतना ज़्यादा ही आप सही डिसीजन ले पाओगे, और तभी आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मेरा एक जगह नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलते हैं दूसरे जगह पे ट्राई कर लेते हैं या वो भी देख लेते हैं। लेकिन पता है दूसरे जगह ट्रायल मारने के लिए भी दिल और दिमाग में मोटिवेशन होना चाहिए। और एक ट्रू होप छोड़ दो, कम से कम एक फॉल्स होप ही सही है, लेकिन एक होप होना चाहिए।
हम कह रहे हैं एक फॉल्स होप ही सही, मान लो कि एक झूठा उम्मीद ही सही, लेकिन उसी बहाने एटलीस्ट आपको एक कोशिश, एक ट्रायल देने की ज़रूरत रहती है। और इसमें एग्जाम्पल्स लेने के लिए भी आपको बहुत दूर नहीं जाना है, एग्जाम्पल्स भी आपको अगल बगल मिल जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर हो डेली बाइट्स पर, तो 10 दिन से तो कम से कम डेली बाइट्स को देख ही रहे होगे। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी डोमेन्स हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी काम नहीं करते हैं, उसके बाद भी मैं उसको ऐड ऑन कर रहा हूँ और वो डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड है, स्किल बेस्ड रिलेटेड है, स्मॉल बिजनेसेस से रिलेटेड है। क्यों कर रहा हूँ? मेरे पास कुछ घटा हुआ क्या? नहीं, मेरे पास तो जो मेरा जो मेन डोमेन है मैं उसी में पूरा काम कर लूँ। मेरा तो DSSB का क्लास ज्वाइन करना है बच्चों को, अच्छे खासे बच्चे पूछ रहे हैं सर DSSB का बैच कब शुरू होगा, तो मुझे तो उधर फोकस करना चाहिए। लेकिन आप डेली बाइट्स में देखोगे स्किल बेस्ड भी में शुरू चल रहा है, क्लाउड किचन वाला भी चल रहा है, बहुत दिन में, बहुत जल्द जो है मार्केट प्लेसेस वाला भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि साइड में आप लोग वो भी चीज़ें भी सीखते रहिए। एंड हाँ, एवरीथिंग इज नॉट अ कोर्स, एवरीथिंग इज नॉट अ कोर्स। जैसे डेली बाइट्स से बहुत सारे स्किल वाले बच्चे आते हैं ज्वाइन करने के लिए, सर ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम लोग क्लियर कट कहते हैं इट इज़ नॉट अ कोर्स, इट इज़ अ ट्रेनिंग। बहुत डिफरेंस है। कोर्स में क्या बात होता है भाई, मेरा यूनानिमस वे में लेक्चर चल रहा है, सबसे पहले आप मेंटली बिल्ट होइए कि हम कुछ सीखने गए, क्या करने गए हो। अरे कोर्स क्या होता है यार? कोर्स में तो मान लो डेली बाइट्स में तो मान लो ठीक है तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो टीचर से, अदरवाइज कोर्स तो ऐसा भी हो सकता है जहां मॉक टेस्ट मिल जाए, तुमको वीडियो लेक्चर मिल जाए। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए वहाँ पे गए हैं, क्या चीज़ हमको मिल रहा है। और इसके लिए ना बहुत पढ़ने वाला टॉपर होने की जरूरत नहीं होती है, बस वो एक झूठा उम्मीद ही सही, फॉल्स होप ही सही माइंड में रखना पड़ता है कि हम इस चीज़ को सीखेंगे। और जैसे 3-4 डोमेन्स जब मैंने आप लोगों को बताया, तो यार वो मेरे को पूरा पूरा आता है, पूरा पूरा मैंने उन लोगों का काम कर लिया, उन लोगों के साथ मैं 10 दिन किया हूँ, उन्हें पूरा पूरा सीखा हूँ। एक बच्चे को कैसे किसी मार्केट प्लेस पर बिजनेस करना है, 0 से लेकर Z तक मैं करा दूंगा, A से लेकर Z तक। क्लाउड किचन में कैसे करना है A से लेकर Z तक मैं करा दूंगा। तो क्या मैं खुद कर रहा हूँ? नहीं, लेकिन मेरे को पता है यार, वो बात मेरे को पता है, मेरे को पता है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप सोचिए कि मेरे पास ऐसा क्या घटा है कि मैं जाकर उस पर एक्सप्लोर कर रहा हूँ? कुछ नहीं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन। तो वो टेम्परामेंट आपके लिए होना चाहिए, और उसमें जाने के लिए आपको कोई टॉपर होने का जरूरत नहीं है कि नहीं मेरा फला यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा तो कुछ होगा। किसी का हो रहा है तो भी अच्छा है, नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो भी तुम देखोगी क्या सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन पहले मेंटली वाइब्रेंट रहो कि मुझे उस चीज़ को देखना है, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो जो भागता हुआ मन होता है, जो भागता हुआ व्यक्ति होता है, कभी भोजन नहीं कर सकता है, तो वैसे ही भागता हुआ मन कभी सही डिसीजन नहीं ले सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा पीसफुली विचार करें, और ऑल्सो पीसफुली विचार करने के साथ साथ ऐसा ना हो कि समय बीत गया है इसलिए पीसफुली विचार कर रहे हो, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तो शांति बैठे हैं, क्या करें भाई, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, पीसफुली विचार करो। और हाँ, ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके विचारों की बहुत लिमिटेशंस हो, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन की कमी हो, उसमें ऑप्शंस की कमी हो, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ को आप उस तरीके से नहीं देख रहे हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो बेहतर है कि किसी ढंग के मेंटोर के पास जाइए और उससे गाइड लीजिए, और नहीं मिल रहा है तो आप ढूंढिए। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आप ढूंढिए। जैसे आप डेली बाइट्स ही है, आपको लग रहा है कि डेली बाइट्स में मिल रहा है तो आप यहाँ पर आइए। क्या मैं सभी बच्चों को गाइड कर सकता हूँ? नहीं, 75 कंप्लेंट डेली बाइट्स में भी रहता है। ठीक है, 75 इशू और कंप्लेन यहाँ भी है, क्या मैं सबको गाइड कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं करूँ। इनफैक्ट कोई स्टूडेंट मेरे बैच में भी रहता है, तो थ्रू आउट पढ़ाते समय थ्रू आउट मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं गाइड करता रहूँ कि भाई और भी बहुत सारा चीज़ करते रहो, क्योंकि बैच का क्या हो तो कहीं भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इस नज़रिए से बात समझिए। जैसे आज किसी ने मैसेज किया कि मेरी हैंडलर को मैसेज किया हुआ कि हम इस डिग्री के साथ दूसरी डिग्री ले सकते हैं कि नहीं, तो हैंडलर ने कहा कि भाई 2-3 वीडियो सर ने बना रखा है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिए, और बाकी के सर से आप किसी ओपन मीट में बात कर सकते हैं। तो कैंडिडेट कहना यू पीपल आर नॉट वेरी हेल्पफुल। तो तुमको किसने बोला कि डेली बाइट्स के व्हाट्सएप पर जो है हम लोग बोलते हैं कि हेल्प प्रोवाइड करेंगे? क्लियर कट है, वो मेंबरशिप और बैच ज्वाइन करने के लिए। कब बोला गया? तो कहने कैसे था कि पहले तो प्यासे को भी समझना होगा कि हमको कुएं के पास जाना है, कुआं आपके पास नहीं आएगा। ऐसा बच्चा को यार हमें घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है। तो आप इस नज़रिए से सोचिए कि आपको गाइड लेने भी ठीक से जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पास्ट में 2-3 वीडियोस डाले गए होंगे, आज बता दिया गया कि 5 PM पे सेशन है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आके ज्वाइन करें सेम नीज में। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं मोर और लेस, कम चाहे ज़्यादा, सब सेम फील्ड में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और लोगों को भी सुनिए। ठीक है, तभी तो आपको बेहतर गाइड मिल जाएगा। और लोगों की गलतियां देखिए, कोई हो सकता है पास्ट ईयर का स्टूडेंट होगा, कोई हो सकता है प्रेजेंट ईयर का स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो कोई हो सकता है कि अगले साल तैयारी करना चाह रहा है, तो आप और लोगों की गलती से सीखिए यार, अपना उम्र छोटा पड़ जाएगा सीखने के लिए।
अगर खुद बार बार हाथ जलाकर आदमी सीखे तो खुद की उम्र छोटी पड़ जाएगी। तो आप किसी मेंटोर को या तो ढूंढिए, और आपको जेन्युइनली उस फील्ड में उसने खुद भी अच्छा कर रखा हो। ऐसा ना हुआ कि भैया जी 5 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, खुद का क्लियर नहीं हो रहा, तुमको गाइड करने लगे। ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए। अच्छा, दिक्कत उसमें नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर होगा। तुमको लगेगा भाई ये क्वालिफाइड नहीं है तो हमको कैसे गाइड करेगा। हो सकता है तुमको बहुत अच्छा गाइड करते वो, हो सकता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि कोई तुमको बहुत अच्छा गाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि तुम उस गाइडेंस को पूरा ठीक से ग्रैप्स कर लोगे और अपने लाइफ में उस बात को आप उतार लोगे या इंप्लीमेंट करने लगोगे अगले दिन से। तो ये सब भी इश्यूज होते हैं। तो होता है क्या, जो मेंटरशिप और गाइड भी होता है ना, वो सस्टेन्ड वे में रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मेरे से अगर जनवरी में बात किया होगा या अक्टूबर में बात किया होगा और वो थ्रू आउट सारे सेशन ज्वाइन करते हुए आ रहा होगा ना, आज आज वो मेरे से बात करेगा तो उसके पास एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन होगा, और जरूर कम चाहे ज़्यादा उसको या तो सिलेक्शन मिल रहा होगा या उसको लग रहा होगा कि हमको ड्रॉप करना है नहीं करना, उसको क्लैरिटी होगी। ठीक है, क्योंकि वो जो मेंटरशिप भी है ना, वो भी सस्टेन्ड वे में आपके पास आना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, कुछ अच्छी बात सुनोगे, कोई अच्छी बात शॉर्ट्स में देखोगे, कोई अच्छी बात यूट्यूब वीडियोज़ में देखोगे, अपने आप में आदमी इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो कोशिश करिए कि जब हम ये जो एडमिशन हम लेने के लिए सोच रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। ठीक है, लॉन्गर गोल्स उधर ही जा रहे हैं या लॉन्गर पर्सपेक्टिव उधर ही जा रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग बैठे हैं सब टीचर ही बनेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम टीचर बने हो तो केवल तुम दिन भर टीचर ही रहोगे। बहुत सारा और भी तुम कुछ काम कर सकते हो, अपने लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, कोई तुम साइड बिजनेसेस रन कर सकते हो। क्योंकि ये भी आप समझिए, आज के ज़माने में वन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम एंड वन सिंगल सोर्स ऑफ स्किल इज़ नॉट अलोन सफिशिएंट। दो तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा, अरे सर पहले तो हमको सिंगल ही सोर्स मिल जाए ऑफ इनकम, सिंगल सोर्स ऑफ व्यू मिल जाए। अरे लेकिन यार सीखने के लिए तो अपना डाइवर्सिटी अभी से रखो, क्योंकि कौन सा तुम्हारा फर्स्ट सोर्स है और कौन सा तुम्हारा सेकंड सोर्स है ये तुम्हें नहीं पता है। ये होगा क्या, 4 साल 5 साल बाद कोई एक सोर्स ऑफ इनकम होगा जो आपका फर्स्ट सोर्स बन जाएगा, कोई सेकंड सोर्स बन जाएगा। एंड इट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज अ जॉब, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज अ जॉब। तो ये कई जो डोमेन्स होते हैं आपको समझना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट लेवल पर भी, और मेंटली उस बात को फील करना भी ज़रूरी है। खैर चलिए, आई विल कम टू योर क्वेरीज। जिनको भी कुछ डाउट और क्वेरी है, जस्ट रेज योर हैंड। फर्स्टली आई विल कम टू, जस्ट रेज योर हैंड जिनको भी कुछ डाउट और क्वेरी है। फर्स्टली आई विल कम टू दिव्या। दिव्या शायद कुछ बीच में कह रही थी। देन आई विल टॉक टू समीर एंड देन मानसी, देन आई विल कम टू अदर्स। यस प्लीज दिव्या, क्या कह रही थी आप? Hello, sir. हेलो दिव्या, यस प्लीज दिव्या जी। Sir, I have a doubt about IP B.Ed जी जी बताइए, यस admission. प्लीज। हाँ। सर मेरा 200 रैंक है हम्म। IP B.Ed में। सर मतलब मुझे कितने कॉलेजेस रखने चाहिए मतलब लिस्ट में? 3 कम से कम। 3 कॉलेजेस। हाँ 3 कॉलेजेस रखिए कम से कम। Just that, sorry. ओके Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू दिव्या। देन आई विल कम टू समीर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग समीर। तो कैसा लग रहा है समीर सिलेक्शन के बाद? सर बस थोड़ा सा फर्क लग रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी भावनाओं में इतना भी खुश नहीं हो जाना चाहिए कि बस और कुछ दिखे ही ना। तो वही वाला है कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन ठीक है, अब आगे की जर्नी अभी आगे बहुत बाकी है। हाँ तो यही है। जी समीर। तो चलिए समीर, बहुत सारी Thank you, शुभकामनाएं। एंड क्योंकि दिल्ली बैच का सर इसमें बहुत योगदान रहा है। नहीं नहीं समीर, आपके साथ हम लोग का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ा के। तो अच्छा करिए आगे करियर में, और कोशिश करिए कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। एंड आप भी थ्रू आउट क्लासेज वगैरह आते थे, तो यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट एज फार एज कंसिस्टेंसी इज कंसर्न इन क्लास, कि कंसिस्टेंट रहते थे। तो उसके लिए तो सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और CIE पढ़ने से ज़्यादा CIE का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन समीर हमेशा इस लायक रहिएगा कि जो उस माहौल है को आप महसूस भी कर सकें। जैसे बहुत सारे लोग होता है, वो कहा जाता है ना कि सम पीपल सिंपली गेट वेट इन द रेन एंड सम ऑफ देम लिटरली फील द रेन। कुछ लोग बस केवल भीग जाते हैं, कुछ लोग बारिश को महसूस भी करते हैं। तो CIE का जो इन्वायरमेंट है और जो वो है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जाकर उसको उसी तरह से महसूस करना होगा। ठीक है, एकदम नॉर्थ कैंपस में एकदम प्राइम लोकेशन पर है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे है। तो आप देखिएगा कि नॉट जस्ट एकेडमिक नहीं, कुछ और भी हमको क्या करने का मन है करियर में, क्योंकि वो चीज़ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। ये मत सोचना कि
बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि हम उस कॉलेज में जाएंगे तो वो हमको कुछ पढ़ाने वाले हैं, जिससे हमको कुछ एक ठो नया सा पिटारा मिल जाएगा जिसको हम खोलेंगे और अंदर से खूब सारे जो है जादुई चीज़ें होने लगेंगी, कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी, कोई वहाँ गुरुजी रहेंगे जो गाइड कर देंगे। कुछ नहीं कर रहे होंगे। इनफैक्ट जितने बड़े कॉलेजेस होते हैं, जितना बड़ा नाम होता है, उतना वहाँ पढ़ाई कम होता है, उतना ज़्यादा वहाँ ओपन इन्वायरमेंट होता है। लेकिन अब होता क्या है ना, ओपन इन्वायरमेंट को यूज़ करके ग्रैप्स कैसे करना है, उसके लिए भी एक अलग समझ चाहिए। बहुत सारे बच्चे होता है कि वो एकेडमिक में सिर्फ इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि एकेडमिक छोड़ के कुछ और परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ भी होता है, तो ऐसा ना रहे। तो जाइएगा तो कोशिश करिएगा कि हाँ, हम अपने स्वयं के लिए समय निकालें, और तैयारी में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वगैरह फोकस पॉइंट नहीं होना चाहिए, और भी कुछ क्या पता उससे ऊंची चीज़ भी अवेलेबल हो। और ये सब भी मत सोचिएगा कि हम कहाँ से आते हैं, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यू नेवर नो कि हु इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स बिग, ठीक है। तो ये सब अपॉर्चुनिटी आपको जरूर सीआई में मिलेगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। बाकी आपका दिल्ली बैट्स में जो एक्सपीरियंस रहा आप शेयर कर सकते हैं। सर दिल्ली बैट्स के साथ तो एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही अच्छा रहा था। जैसे मैंने बाद के सेशन में जब मैंने आपको जब भी बताया था, तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में जितनी एक्सपेक्टेशन होती है ना, उससे काफी ज्यादा हटके और काफी ज्यादा जो रिटर्न मिलता है, जैसे आप कहते हो जितना हम कहते हैं उससे ज्यादा रिटर्न देते हैं, और वही होता है जो मैंने फील करा है। और ये बात नहीं है कि मैं सिलेक्शन के बाद ये कह रहा हूँ, जब हमारा एग्जाम हुआ था, एग्जाम नहीं भी हुआ था, जब बैच कंक्लूड हुआ था, तब तो हमें नहीं पता था क्या होने वाला है आगे। उस समय भी मेरा यही रिएक्शन था, राइट, और राइट। आज भी यही है। आज भी यही, क्योंकि वो वास्तव में जो कहते हैं ना कि आपको तैयारी कैसे करनी है वो सिखा दिया। तैयारी इंसान पढ़ेगा खुद ही, अपनी स्ट्रेटेजी भी खुद को बनानी पड़ेगी। और ये चीज फिलहाल अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो एक चीज ये मैं यहाँ भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, दिल्ली बैट्स हो या कहीं भी आप हो, स्ट्रेटेजी वो बताएंगे, वो पढ़ाएंगे, वो सब करेंगे, लेकिन आपको अपना भी यूनिक बनाना पड़ेगा। राइट, अगर राइट। अपना यूनिक नहीं बनाओगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं क्योंकि हो बना तो तभी लोग पढ़ रहे हैं। तो उस चीज बिल्कुल को सही बात लेकर थोड़ा सा है। सभी के लिए तो बस सर यही था। और दिल्ली बैट्स के साथ तो कोशिश रहेगी आगे भी बाकी चीजों में भी जुड़ने की। नहीं नहीं बाकी समीर, श्योर श्योर, प्लेजर एंड लुकिंग फॉरवर्ड इवन। एंड बिल्कुल सही कहा समीर ने कि जैसे देखिए भाई, स्ट्रेटजी तो आपका ही होना चाहिए सभी लोगों को, और ऑल्सो गाइडेंस भी आप कैसे लेते हो, सस्टेन्ड वे में रहना चाहिए, मोटिवेशन सस्टेन्ड वे में बना रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक एग्ज़ाम में आप अच्छा ही करो, हो सकता है आप दूसरे में अच्छा करो, ठीक है। तो ऑप्शंस भी थोड़ा सा रखना चाहिए, 2-4 ऑप्शंस भी रखिए, ठीक है, और करते रहिए। यस मानसी, गुड इवनिंग मानसी जी। तो आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। आपको मैसेज मिला सर अभी पुष्कर हाँ, का मुझे ये पता चला, क्या कुछ था? श्रेया मैम ने बता रखा है कि कोई मानसी थी, बात कर लीजिए कुछ। मुझे एग्जैक्ट क्वेरी का आइडिया नहीं है मानसी क्या था, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे मैसेज है आपके नाम से। हाँ सर, उसमें मुझे इग्नू का ही पूछना था सर, रिजल्ट का हाँ हाँ फीडबैक बताइए। वगैरह का मैंने सारा कर दिया। मतलब वो मैम ने बोला कि मैसेज बहुत बड़ा है, उसको छोटा करके लिखो, तो फिर मैंने छोटा लिख आपने शायद बहुत लंबा फीडबैक भेजा था। सर उसके नहीं बाद नहीं, भी मैं अच्छी कुछ बात है, कुछ गुड लिख गुड। सकती हूँ। एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ भी आपने पेपर दिया है बहुत अच्छे तरीके से सेलेक्ट हुई हैं, मेकिंग थ्रू BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड IP ऑल्सो। तो इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। तो सभी जगह आप अच्छा सेलेक्ट हुई हैं, एंड सभी जगह डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही आपका सिलेक्शन हुआ है, BHU में भी, DU में भी, जो कि अच्छी बात है, जो कि श्योरली आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में प्रोवाइड करेगा। अब आपके ऊपर है कि एटलीस्ट आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि यार इतना तो मेरा लेवल बना हुआ है कि मैं इतना कर ले रही हूँ। अब वही है कि बिना किसी कह लीजिए कि भटकाव के, डीमोटिवेशन के, डिस्ट्रैक्शन के, आप इस ऊर्जा को सस्टेन वे में रखिए। और ऑल्सो ये ज़रूरी रहेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा मानसी, खास करके आप जैसे स्टूडेंट्स को। हाँ, आप जैसे स्टूडेंट्स से मेरा तात्पर्य है जिनका एकेडमिक अच्छा रहता है। अमूमन होता क्या है कि बहुत बार होता है कि आप लोग का एकेडमिक सिर्फ इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि एकेडमिक छोड़ के कुछ और कर भी नहीं पाते हैं। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर रहे, अब हाँ उसको बोला जाए कि भाई तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, अरे तो वो क्रिकेट में ही तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी पढ़ाई में खूबी हो, कि अरे वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसा होता है स्विमिंग में बहुत अच्छे हों। वैल्यू तीनों जनरेट कर रहे हैं। तो लेकिन देखो, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना होना चाहिए कि सिर्फ मतलब वही एकेडमिक से मत जाइएगा। नहीं तो होगा क्या ना कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप सेल्फ को दूसरे तीसरे प्रोडक्टिव चीज़ों में नहीं ऑक्यूपाइड रखेंगे तो आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। मतलब कभी परिवार में कुछ होगा, कभी अगल बगल दोस्त यार में कुछ होगा, कभी कॉलेज में कुछ होगा, तो देयर विल ऑलवेज बी सम और द अदर इशू, ठीक है। तो ये कोशिश करिएगा कि हम कॉलेज में जाएं
तो मैंने ये नहीं कहा कि कॉलेज में ध्यान नहीं देना है, लेकिन इतना भी ध्यान नहीं देना है कि 4 बज गया है तो तुम 6 बजे अपने दोस्त को फ़ोन कर रहे हो, हाँ फला मैम ने ये काम दिया था, कल ये इवेंट है, कल टीचर्स डे है, तूने ये प्रिपेयर कर लिया, वो कर लिया। हाँ, टीचर्स डे के एक दिन पहले कर सकते हो, 1 महीना पहले नहीं करना है कि इतना ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो गया। कॉलेज में 10 इवेंट हो रहा है, मैं बिल्कुल कहता हूँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुम 10 में 4 पार्टिसिपेट करो भाई, बाकी का 4 और 6 किसी और के लिए छोड़ दो। हर जगह घुसना कोई ज़रूरी है? ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले में पार्टिसिपेट कर लो, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में कोई और कर लेगा। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा अपने आप को समय देने का श्योरली कोशिश करिएगा। इट शुड नॉट बी जस्ट कि वहाँ गए तो 75% लाना है, 80% लाना है। मैं कितना भी बोल दूँ, लेकिन होता क्या है कि बच्चा सिर्फ उसी चीज़ में इसलिए डूबता है क्योंकि दूसरा उसे कुछ और आ भी नहीं रहा होता है, और ये चीज़ आदमी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि सोसाइटी में क्या है, जिसका एकेडमिक अच्छा है उसको तो हर केस में आदमी सर पर बैठा ही लेता है, क्योंकि नॉन एकेडमिक वाले में परफॉर्म करने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब थोड़ा सा आपका रिजल्ट बन जाएगा तो लोग सर पर बैठा लेंगे। तो वो परिस्थिति, हाँ, तो वो परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि कि मतलब ठीक है, कोई चीज़ मिल भी गया तो क्या ही मिल गया, और कोई चीज़ नहीं भी मिला तो क्या ही छूट गया। ठीक है, वो स्पिरिट रखिएगा। ठीक है मानसी, थ्रू आउट द वो इनफैक्ट थ्रू आउट योर लाइफ एक्चुअली, नॉट जस्ट कि आप सेटल हो गए, नो बडी इज एवर सेटल्ड इन लाइफ। ठीक है, सर इसके लिए तो मैं बैचेज में ज्वाइन रहना ज़्यादा ठीक समझूंगी मेरे लिए, या फिर ओपन न्यूज़ में, ताकि आप बीच बीच में बताते रहो। देखो मानसी, एक बार जब एडमिशन हो जाता है ना तो हर बच्चा मेरे से यही कहता है कि सर हम आपके सेशंस में ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ ज्वाइन कर सकते हो। मैं तो बैच में हूँ, मैं तो आऊँगी। हाँ ठीक है, आप हैं, आप आते रहेंगे वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर आप अवेलेबल रहेंगे। पता है होता क्या, मैं कहता हूँ यार मैं अवेलेबल रहूँगा, तुम अवेलेबल रहोगे कि नहीं? क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद यू हैव सो मच थिंग्स टू गेट योर सेल्फ लाइक इन्वॉल्व, अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, हर चीज़ की व्यवस्था बनी हुई है वहाँ पर। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नॉट बी टू मच ऑफ एवरीथिंग। तो सभी कैंडिडेट्स ध्यान रखें जो भी जहाँ एडमिशन ले रहा है। ठीक है, बाकी मानसी मैं आपके क्वेरी पर आ जाता हूँ। तो क्या क्वेरी था मानसी आपका? सर एडमिशन वाला था सर, मैंने अपने रिजल्ट के लिए अप्लाई कर दिया, 19 जून को उन्होंने अप्रूव कर दिया है, डीडी वगैरह पे करके सब हो गया। सर उसके बाद मैंने उनको बोला कि फिर असाइनमेंट का क्या होगा, तो वो बोल रहे थे असाइनमेंट के लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप स्टडी सेंटर पे जाओ। तो आज मैं स्टडी सेंटर पे गई थी, तो उन्होंने बोला कि हमने अपनी तरफ से चेकिंग के लिए भेज दी है, आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल जाओ। लेकिन सर वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि जैसे 2 जुलाई को मेरा लास्ट पेपर है, तो बोल रहे हैं 15 दिन से पहले तो आपका ना एग्जाम का रिजल्ट आएगा। और असाइनमेंट वालों ने बोला कि जब तक आपका एग्जाम के मार्क्स नहीं जाएंगे, जब तक इसके नहीं आएंगे, असाइनमेंट के नहीं चढ़ाएंगे। नहीं तो इससे दिक्कत क्या हो रहा है आपको, ये बताइए। सर जो RI की डेट है सर वो अभी 30 है, तो बढ़ा के कितनी बढ़ाएंगे? तो तुम अब RI का क्यों लेके परेशान हो रही हो? सर वो इंटीग्रेटेड वाले कोर्स के लिए, अजमेर वाला के लिए। वो RI वाले इस बात में एडमिशन नहीं रोकेंगे यार। तो फिर वो देंगे किस बेस पे? वो तुम छोड़ दो, वो अपना रिजल्ट बनाएंगे, वो तुमको समय देंगे, वो महीना भर बाद भी अपडेट करेंगे। पहले उनका दूसरे तरीके का रिजल्ट आएगा, वो फाइनल कंक्लूजन वाला रिजल्ट बाद में देंगे। ठीक है, मैंने बाकी उनको मेल कर दिया था सर कि ये इशू है मेरा रिजल्ट। और सर जो फिश वाले हैं वो माइग्रेशन वगैरह तो वो भी मांगेंगे। माइग्रेशन से प्रॉब्लम नहीं होगा, माइग्रेशन में किसी का एडमिशन नहीं रोका जाता है। और फिश वाले सर मास्टर्स का रिजल्ट नहीं मांग रहे, वो सिर्फ उनको BA का इशू। कहाँ पर नहीं मांग रहे हैं? इस वाले मास्टर्स का रिजल्ट नहीं मांग रहे। अच्छा टिस वाले है ना? हाँ। अरे तो अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? मतलब गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी CI, आप दिल्ली में है ना अभी? नहीं सर, लेकिन मतलब मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। मैंने उनको एक का बोला RI का और मिलन का, तो उन्होंने सीधा मना ही किया है, मतलब इन नेगेटिव सेंस। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले में नहीं ना मना कर रहे हैं? मना तो नहीं कर रहे सर, लेकिन मतलब यहाँ पे रहूंगी ना तो मतलब इशू रहेगा मेरे लिए पर्सनली जो मैं। अच्छा पर्सनल होगा तो BHU चली जाओ। भेजेंगे ही नहीं ना सर, वही सारी बात ही है। वो दिल्ली के अलावा मान रहे हैं, और दिल्ली में भी बहाने बना रहे हैं सर। जैसे कि मैंने ये बोला, मम्मी से मेरी कल बात हुई, तो मैंने उनको बोला आपको इशू क्या है, तो बोल रही थी सबसे पहले तो कि सेफ्टी। तो मैंने बोला BHU में और भोपाल में अगर मेरा होता है तो वहाँ पे तो बाहर भी नहीं निकलने देते लड़कियों को, तो सेफ्टी की तो कोई बात है ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा बहाना उन्होंने मारा कि तेरे पापा ये बोल रहे थे शादी करने के। मानसी सुनो, गो फॉर CI। ठीक है, इट्स नॉट, इट डजेंट मैटर। देखो सुनो, जब आपका CI में एडमिशन हो रहा है, आई वोंट रिकमेंड यू टू लाइक कि आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट होइए। आप CI पर फोकस करिए,
ठीक है, और वो सबसे बेस्ट रहेगा। इस वगैरह से भी ज़्यादा। हाँ, क्योंकि देखो लोकेशन भी बहुत मैटर करता है, हम्म, ठीक है, लोकेशन भी बहुत मैटर करता है। एक्सट्रीमली सॉरी जो लोग भी बाद में ज्वाइन किए हैं, एक्चुअली डेली बैट्स की हैंडलर अवेलेबल नहीं है, तो वो जो वेबिनार वाला आप लोगों का ग्रुप है, मैं लिंक भेजना भूल गया था यार, मैं अभी देखा हूँ कि अच्छा आधे बच्चों को तो भेजा ही नहीं गया है, तो एक्सट्रीमली सॉरी जो भी कैंडिडेट्स बाद में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि मानसी आपको ना पूरा फोकस आपका सीआई पर होना चाहिए। सर आप पहले तो इसका भी बोल रहे थे, तो अभी आप मना नहीं क्यों कर रहे हैं? तो मैं पहले इसलिए बोल रहा था क्योंकि आप ऑप्शंस रखिए, अब आपको सीआई में हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है, तो क्यों उधर भटकना। सर वो बस 3 साल वाला कोर्स था और घर से ज़्यादा दूर हो जाता, मैं इसलिए उसको पता कर रही देखो हूँ। अगर भोपाल आपको जाने के लिए मिलता है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाला आरआई का बहुत अच्छा है। अगर आपको उसमें मिलता है तो बिल्कुल सीआई का बीएड छोड़कर आप वहाँ जा सकती हैं, ठीक है। अब किसका उसमें मिलता है तो? इंटीग्रेटेड वाला आरआई का, हाँ, किसका भी इंटीग्रेटेड वाला है ये? देखो टिस का इंटीग्रेटेड वाला है, लेकिन यार अब ये आपकी चॉइस है, दिल्ली से मुंबई जाना इज लाइक पुणे जाना एंड मुंबई जाना। सर मुझे बस मेरे पेरेंट्स की रीच से दूर जाना नहीं है। नहीं ये देखिए, सुनिए सुनिए, दिस इज़ लाइक गेटिंग टू पर्सनल। देखिए आपको कोशिश ये होना चाहिए कि आपका पूरा कोशिश ये होना चाहिए कि आरआई में बीएड एमएड में जाइए। इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू फार फ्रॉम समवन, इट्स जस्ट अबाउट कि थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको काम करने के लिए। तो इन दैट केस अगर आपको लग रहा है कि दिल्ली इज़ टू रीचेबल, देन यू शुड गो फॉर आरआई। सर उधर वो भेजे नहीं, तो मैं वही बात करने वाली थी आपसे कि अगर मैं उनको कैसे भी कन्विंस करने तो की कोशिश भोपाल में करूँ हॉस्टल और है वो। भाई, गर्ल्स के लिए बकायदे सेपरेट हॉस्टल है। सर मैं वही तो बता रही, वो सिर्फ बहाने मार रहे हैं नहीं उनको सुनिए, अपनी ऐसा बात। नहीं है, सुनिए देखिए, देखिए सबसे पहली बात, ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी डिमांड जायज़ है। फर्स्ट पहली बात तो आप अपने माइंड में ये फिट कर लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो आप कह रही हैं सही है और जो वो कह रहे हैं गलत है, ठीक है। उनका कंसर्न अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। बीइंग अ सन, बीइंग अ डॉटर, इन ईदर केस, ठीक है, वो जायज़ है, उनका कंसर्न अपनी जगह पर जायज़ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डेली बैट्स में स्टूडेंट हैं या फिर सेलेक्टेड हैं तो मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो आपको बहुत प्लीजिंग साउंड करे, ठीक है। लेट अस बी वेरी रैशनल, उनका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है। अब ये कहिए कि आपका एडमिशन नहीं हो रहा होता दिल्ली में या बीएचयू में और तब तुमको भोपाल जाने से रोका जा रहा है, तो तुमको लगे कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, जब मेरा वहाँ हुआ है तो हमको जाने दिया जाए। जब तुम्हारा बाकी के सारे जगह पर भी हुआ है, तो बाकी के आप सारे जगह पर भी सेलेक्ट इसीलिए हो पाई हैं क्योंकि उस अपब्रिंगिंग में, उस एडुकेशन में आपका पेरेंट्स का ठीक ठाक रोल है। क्योंकि जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है उसको स्ट्रेंथन करने में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। तो वो आपका स्ट्रेंथन है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, ठीक है। वो अपर एज आपको इसीलिए मिलता है, ठीक है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट वैल्यूइंग देम और डिवैल्यूइंग देम, इट्स सिंपल कि भैया अगर आपका वहाँ नहीं हो रहा होता तो आपको जाना पड़ता आरआई, और वो मना कर रहे होते तो आपकी बात जायज़ होती। लेकिन ऐसा है कि जब तुम्हारे पास यार सारा ऑप्शन है, यू हैव एवरीथिंग इन द बूफे, एवरीथिंग इज ऑन द प्लेटर, सो अब तुम्हारे लिए है कि भाई हम गुड में से बेस्ट कौन सा चुने। तो ठीक है, तो सी आई इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, और जब आप वो करेंगी, अच्छा सा करने लगेंगी, तो फिर कोई आपको रोकेगा नहीं। और अगर आपको रोकना होगा ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनके पास 75 टैक्टिक्स है रोकने के लिए। क्योंकि एज अ फीमेल आपका मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ मेल मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझे किसी काम के लिए रोकना हो तो उनके पास जितना मेरे पास करने के हथकंडे हैं उतना उनके पास ना उनको उतना उनको पास जो मेरे को रोकने के भी हथकंडे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमेशा रहेगा, ठीक है। और आप ये एक सेकंड सर, अभी बात ये है कि जैसे अभी तो मैं पीजी में रह रही हूँ जैसे मेरी बहन के साथ, तो सर अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये निकल के आ रहा है कि वो फ्लैट लेंगे और फ्लैट में मेरी मम्मी या मेरी दादी मेरे साथ रहेंगे और वहाँ पे मेरे पापा डेली आएंगे। ये नहीं मेरे सुनो बर्दाश्त सुनो, के एक बाहर सेकंड की सुनो। चीज है। अब आपको एडुकेशन से ज़्यादा आप पर्सनल वाला फोकस कर रही हैं। आई वोंट सजेस्ट यू दैट थिंग कि आप उस पर करिए। और ऑल्सो मुझे लगता है कि आरआई का भी रिजल्ट आ जाने देते हैं। ये तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका हो जाएगा, मान के चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक रिजल्ट आ जाने देते हैं, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आया है तब तक अभी आप बीएचयू वाला अपना एडमिशन जो है कोशिश करिए कि ड्रॉप कर दें, बीएचयू में सीट ड्रॉप कर दीजिए ताकि किसी और का वहाँ एडमिशन हो जाए। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपका दोनों जगह आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हो रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जाइए आप, ठीक है, ज़्यादा बेहतर पड़ेगा,
ठीक है, बाकी आप पता कर सकती हैं, ऐसा कर सकती हैं कि कॉलेज हॉस्टल में शिफ्ट हो जाइए अगर आपको इतना ही इशू हो रहा है तो। सर वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, उनको मुझे भेजना ही नहीं है, मैं पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊँ। जो आप बोल रहे हो ना कि अपब्रिंगिंग का मुझे एडवांटेज है वगैरह वगैरह, जो भी उनकी अपब्रिंगिंग पिछले 3-4 साल की जैसी है, देखिए उनका पूरा डिस्ट्रॉय की तरफ ही जा रहा है। सुनिए मानसी, सुनिए, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक सेंस ऑफ फ्रीडम में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा महसूस कर रही हैं कि नहीं वो चीज़ें उस तरह से नहीं जा रही हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द व्यू पॉइंट। देखो यार, अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा होता ना बाकी की जगह पर, तो शायद आप ये डिस्कस भी नहीं कर पाती। पता है, बाकी के जो यहाँ लोग बैठे हैं ना, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, अच्छे खासे लोग अभी जिनका नहीं हो रहा है। अभी आप उनसे पूछोगे ना तो वो कहेंगे हम सारा झेल लेंगे, हमको एडमिशन दे दो। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ते जाता है ना, तो उसके प्रॉब्लम और चैलेंजेस भी ना अलग अलग तरीके के आने लगते हैं। ठीक है, छोटी चीज़ों पर भी वो बड़ा प्रॉब्लम मेंशन करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम छोटे हैं, मैं कहीं से आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम छोटे हैं, भाई जिसके लाइफ में हो रहा होता है वो तो वही समझता है। मैं नहीं, मैं अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं समझ रहा हूँ, नहीं भाई मैं नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप भी समझ रही हो बहुत परफेक्ट। ठीक है, आप ये सोचिए कि जो मैं सोच रही हूँ उसमें कहाँ तक कोई दिक्कत है। और देखो, पेरेंट्स का अपना फियर और कंसर्न दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स किसी बात पर फियर या कंसर्न शो करते हैं बच्चे को लेकर तो वो गलत ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत बार मैं अपने पढ़ाई के बीच में ऐसा महसूस करता था कि अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पास आ जाओ, मेरे एकदम मेरे काम के बगल में बैठे रहें, तो मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में एक फियर रहेगा कि यार मैं ठीक से कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट को लेकर पूछेंगे। मुझे लगता था यार कभी लोग रिजल्ट को लेकर पूछते ही नहीं है। मेरे को इस बात से बड़ा दिक्कत था, कभी पूछते ही नहीं, क्योंकि उनके पूछने से मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता। जैसे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, ये सब केवल इनडिसिप्लिन इसलिए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स को रिजल्ट का ना एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके पेरेंट्स को केवल क्या अंडरस्टैंडिंग है कि वो 5,000 रुपया मांग रहा है किसी बैच में ज्वाइन करने के लिए। अगर वो लिटरली मार्क्स देखें कट ऑफ कितना आ रहा है, तुम कितना पाए हो, दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या है और बच्चे क्या कर रहे हैं ना, तो उससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रेशर भी क्रिएट होता है बच्चे के माइंड पर। तो देखिए, ये जो आपका अपना पर्सनल कंसर्न है, ठीक है, मैं उसको अभी आगे आपसे अभी चर्चा करूंगा, मीटिंग के बाद ही मैं बात करूंगा उस मसले पर आपसे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखिए, आपका भी हो रहा है तो आपके पास और दूसरे इश्यूज आते जा रहे हैं। अभी नहीं हो रहा होता तो आपके पास जो ये इशू है ये और बड़ा दिखता है आपको। तो थोड़ा सा मतलब लेट्स बी हम्बल एंड कर्टियस। ठीक है मानसी, और बाकी का जो आपका और जो इशू है उस पर मैं आपसे मीटिंग एंड में श्योरली बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है मानसी। यस, देन आई कम टू निधि चौहान, नन्निखा खां। यस सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग निधि जी, बताइए। सर अभी तो मेरा कंसर्न बस वही था जो आप बता रहे थे कि चांसेस तो कम है डीयू में। बाकी सर मेरे निधि, साथ यार मुझे मार्क्स वार्क्स का आपका आइडिया नहीं है, मेरे को आइडिया नहीं है लास्ट क्या बात हुई है आपसे। सर मेरे मार्क्स 169 है लैंग्वेज पेडागोजी में। अच्छा ठीक है, कैटेगरी जनरल राइट। हाँ यस सर। जी। सर उसमें थोड़ा बहुत भी चांसेस है? नहीं चांसेस नहीं है। 03 का पेपर दिया था आपने? यस सर दिया था, उसमें तो 100 से कम है। एक सेकंड, तो स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल किया था आपने? नहीं सर वो नहीं किया। अच्छा नहीं किया था, अच्छा हाँ आगे बताइए, हम क्या कह रही हैं। ओके सर, देन सर जो आईपी का प्रेफरेंस शीट वाला जो लिस्ट है वो कब तक आएगा? लगेगा सब, एक हफ्ता लगेगा, उसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो आएगा तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपडेट किया जाएगा। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ठीक है निधि। और बाकी का निधि, क्यों नहीं फिल किया था स्पेशल एजुकेशन वाला ड्यू का? सर पता नहीं, तब मेरे को लगा मतलब वो जो डिसेबिलिटी वगैरह उसमें ज्यादा मतलब पढ़ाते हैं, तो मेरे को लगा शायद नॉर्मल वाले करना है, तो इसमें मैंने सही वाला कर दिया। तो कितना आपने खुद की फाइंडिंग कितना कर रखी थी उस मसले पर? सर उसमें मैंने सोचा नहीं था रिव्यू करने का। तो आपको सोचना चाहिए था ना। यस सर। आप लैंग्वेज के बैच में थी ना? हाँ जी सर। खैर चलिए ठीक है। एंड आईपी में भी। नहीं निधि, आपको फिल करना चाहिए था। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ हर बच्चे को, भाई उसको आप फिल करिए, ऑप्शन में रखिए। ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो ऑप्शंस रहता है, तो बहुत सी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में आदमी कभी नहीं करने को सोचा होता है, आदमी उसको करता है, उसी पर जॉब मिलता है और उसी से आदमी आउट परफॉर्म भी करता है। ठीक जी है, सर।
ठीक है। एंड अगेन एग्जांपल्स लेने के लिए बहुत दूर नहीं जाना होता है। दिल्ली बाइट्स में जो फैकल्टी है नुपुर मैम, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ उनके रिगार्डिंग, वो मेरी बहुत पहले नेट जेआरएफ की स्टूडेंट थी। उनका बीएचयू में एडमिशन लास्ट डेट पर आखिरी घंटे में फॉर्म फिल करने के लिए मैंने ही बोला था, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीज़न कि नुपुर उसका भर लो, क्योंकि दिल्ली बाइट्स कोई भी कोर्स को कवर करता है तो हमारा एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो ग्राउंड पर जाके उस चीज़ को देखे, उसका एक्सपीरियंस करके आए, तभी हम ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे बच्चों को। तो तुम बीएचयू का फॉर्म फिल करो और एडमिशन वगैरह का देखो। लिटरली फॉर्म फिल किया, जब एडमिशन हो गया कॉल आया तो सर अब क्या करें, हमने कहा अब क्या करें, जाके एडमिशन लो, 1-2 साल घर से घूम के आओ, पढ़ वढ़ के आओ। सिंस वो बिहार की हैं तो अपना 2 साल देखो वहाँ पढ़ के आई, और बाद में उसी डिग्री पर आज वो गवर्नमेंट टीचर हैं, यस सर। उसी डिग्री पर, और उन्होंने बीएचयू से स्पेशल एजुकेशन में किया, और जो कि बहुत रगड़ते हैं सब, बहुत ज़्यादा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनवाते हैं स्पेशल एजुकेशन वाले में। लेकिन अब क्या है, उस पर भी नॉलेज है, स्पेशल पे भी कमांड है, और जो है अब हम लोग का सीटेड का बैच का पूरा जो भी इशू है वो नुपुर मैम ही देखती हैं। दिल्ली बाइट्स पे उन्होंने इंटर्नशिप कर रखा है, दिल्ली बाइट्स पे जॉब कर रखा है। मेरी दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पर क्या चल रहा है मेरे से बेहतर वो बता देंगी आपको। दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पे क्या चल रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा, लिटरली बता रहा हूँ, वही बता देंगी। और ऐप में कौन सा कोर्स क्या है, किसका डिस्काउंट कूपन क्या है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, वही बताएंगी। स्किल के मामले में भी मैं आपको बता रहा हूँ, और लिटरली आप सब की तरह एकदम ब्लैंक, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मतलब मान लो सिर्फ इसलिए फॉर्म फिल किया क्योंकि सर ने कहा है, तो देखो यार अगेन ऑप्शन क्रिएट किया, अपॉर्चुनिटी आ गई भाई, बिहार में ठीक ठाक वैकेंसी आई, हो गया। 50-60 हज़ार रुपये वहाँ भी सैलरी है, गवर्नमेंट टीचर में 50 हज़ार रुपये लगभग बनता है, वहाँ पे भी सरकारी टीचर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार, तो अब आई डोंट नो कि आप क्यों हो गई हैं। और ऑल्सो कोई ऐसा थोड़ी ना कि हम पूछें कि अरे नुपुर मैम क्यों स्पेशल एजुकेशन चूज़ की थी, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था क्या? बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, मेरी स्टूडेंट भी रही है, मेरी कलीग भी है, काम भी करती है साथ में, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि कितना इंटरेस्ट आ रहा था कि जो है कि हमको बहुत समझ में आ रहा था। अच्छा, हमको विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को बहुत समझना है कि ब्रेल कैसे पढ़ते हैं, मेंटली टैट। अरे एक बार जो होता है व्हेन थिंग्स गेट टफ और व्हेन यू आर मूविंग विद टफ, द टफ आल्सो गेट्स मूविंग एंड ऑल। तो सिंपल सा फिलॉसफी है, उसमें बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपके दिमाग में कोई एक स्टूपिड सा परसेप्शन और स्टूपिड सा स्टीरियोटाइप बना हुआ था, और पूर्वाग्रह जैसे कहते हैं, स्टूपिड सा प्रेजुडिसेस बने हुए थे, आपने उसी के बेसिस पर सिर्फ डिसीजन लिया है, और ये दिक्कत हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा था कि 03 में जो बच्चे 100 नंबर भी पाए हैं उनको भी कॉलेज एलोकेट हो रहा है, 110 नंबर, 120 नंबर, 25 नंबर भी जो पाए हैं उनको भी कॉलेज एलोकेट हो रहा है, जो कि 03 के पेपर में कोई बच्चा थोड़ा भी मेहनत कर देता तो 100, 120, 50 नंबर कुछ नहीं था, ठीक है। तो है क्या कि एक तो तुम्हारा हुआ नहीं है, और जब तुमको नहीं ही लेना था तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति ये करता है कि चलो भाई मेरा टीचर हमसे कह रहा है, हम फिल कर देते हैं, एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी मैं मानसी से बात कर रहा था, तो अब देखोगे कि उसके एडमिशन के बाद उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स को सबसे टॉप पर रखा है उसने। यस सर। सिंस उसका एडमिशन हो गया है तो उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स सबसे टॉप पर हैं, ठीक है। कोई आदमी हो सकता है 2 रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, अभी हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे क्या बना है रात में, बहुत ऑयली तो नहीं है, नहीं मेरे को तो ये खाने का मन कर रहा है, खाना बनने के बाद भी नहीं, हमको तो ये टेस्ट के लिए हमको ये खाने का मन कर रहा है, अलग से ऑर्डर करके मंगाओ। तो मेरा भाई प्रायोरिटी अलग हो गया, अब उस कैंडिडेट का अलग हो गया, यस सर। ठीक है। तो आप ऑप्शंस नहीं क्रिएट कर रहे हो। अब वो भी जितने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरी है जहाँ से उसका सिलेक्शन हुआ है, उसने खुद से थोड़ी ना सारा सोच के भरा होगा, हाँ जी सर। कई यूनिवर्सिटीज तो उसने मेरे रिकमेंडेशन पे भरा है। सर आरआई का और जामिया का कब तक मतलब आउट होगा अपडेट्स? अब पता नहीं कब तक आउट होगा यार, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक क्या कहना। जामिया का तो वैसे हफ्ते भर में आना चाहिए, ओके सर। ठीक है। कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके जामिया में? सर अभी तो मैंने मतलब चेक आउट नहीं किया। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, नहीं चेक की हो तो ये खुद ही खराब बच्चे के लक्षण है। तुम्हारा आंसर की आ चुका है और तुम चेक नहीं की हो, कहाँ से सही लक्षण है ये बता दो। ये एक ढंग के एस्पायरेंट के लक्षण है ही नहीं कि तुम्हारा आंसर की आ गया है, तुम चेक भी नहीं की हो। हम कह रहे हैं चाहे फेल ही हो रहे होते हैं, चाहे मेरा 20 नंबर ही आ रहा होता 400 में, तो भी मैं चेक करूंगा। तो लास्ट टाइम तो मतलब दोनों किए थे तो थोड़ा सा इसलिए मैंने अरे किए। पिछले साल क्या की थी छोड़ दो भाई। नहीं सर इसी मतलब दोनों आईपी का बीएड में वो डी अरे तुम्हारा आ रही, तुम्हारा जामिया का आंसर की आ गया है ना, हाँ जी सर।
तो नहीं चेक की हो, इसके लिए तुम्हारे पास रीज़न है क्या कुछ देने के लिए? नहीं सर। हाँ, शीशे में देखो और कोई मान लो जो भी आपको कोई गाली आ रही हो देने का, या फिर सामने शीशे के अंदर घुस के एक चाटा मार सकती हो, तो उस आदमी को मारो कि भाई मेरा आंसर क्या है, मैं अभी तक चेक क्यों नहीं किया, मेरा मार्क्स कितना बन रहा है, क्यों नहीं चेक किया है ओके सर। कि मेरा सब्जेक्ट ये है, मेरे मार्क्स इतना बन रहे हैं। अरे रिजल्ट तुम अपने आप को झूठे छलावे में क्यों रखी हो? क्या पता जामिया का रिजल्ट आएगा उसमें हो जाए। अरे यार आंसर की और मार्क्स देख लो, लास्ट ईयर में उतने में सिलेक्शन हुआ था कि नहीं, मोटी मोटा उसी पर बैठेगा, तो उम्मीद भी तभी रखिए। ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ा सा देखिए भाई, थोड़ा मतलब इतना सा क्या कोई कहने वाली बात थोड़ी ना है। चलिए खैर, ओके निधि, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देन आई विल कम टू निखा। निखा खां। देन आई विल कम टू दीक्षा, देन अर्चना। जी निखा खां, दीक्षा। हेलो। जी दीक्षा जी हाँ जी, बताइए। मैं दीक्षा बोल रही हूँ। जी जी बताइए। हाँ मेरी क्वेरी जो है वो मेरी बेटी के लिए है एक्चुअली। जी जी। उस उसने 04 का पेपर दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें उसके 148 मार्क्स हैं, ठीक है। और आईपीयू दिया था जिसमें 5th रैंक है। अच्छा ओके। तो जी उसका बीएचयू में फर्स्ट लिस्ट में डिपार्टमेंट में नहीं हुआ, किसी कॉलेज में हो गया जो वो नहीं करना चाहती है। वसंता या आर्या महिला पीजी में हुआ होगा। हाँ हाँ, आर्य महिला पीजी में हुआ है। हम्म ठीक है, वो उसमें नहीं करना चाहती है, अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ है वैसे। तो मेरा जहां तक उम्मीद है 5th रैंक में उसको एससीईआरटी तो मिल जाएगा, राइट, श्योर मिल जाएगा। हाँ और महर्षि वाल्मीकि शायद मिल जाएगा उसको, जिसमें 154 चला है फर्स्ट उसमें उसका 148 है। ठीक है। ठीक है। अगर उसको दोनों मिलते हैं तो कौन सा चूज करना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि या एससीईआरटी? देखिए दीक्षा जी, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 148 पर आपको महर्षि वाल्मीकि मिलेगा। अच्छा। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना कॉलेजेस की रैंकिंग नहीं है। एक्सेप्शन रखिएगा इस बात को अपने दिमाग में जो मैं समझा रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ में ना जी। कॉलेजेस की रैंकिंग नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, अब अगला जब कट ऑफ जारी होगा तो वो 154 के बाद नीचे की तरफ बढ़ेगा, जितने बच्चों का होंगे उनको बुलाएगा। हाँ तो वो जी। जानती हूँ क्या करेगा, वो सबसे पहले जितना सीट सीआई में खाली रहेगा हाँ पहले हाँ उनको फिल करेगा। हाँ, वो तो मैं समझ। अच्छा, मतलब वाल्मीकि वालों को अपग्रेड करके सीआई में नहीं ले जाएगा? हाँ, वाल्मीकि वालों को अपग्रेड करके सीआई में नहीं ले जाएगा, नए वालों को सीआई में ले जाएगा। ओहो, अच्छा, मतलब ऐसा भी हाँ हो सकता है कि उसका सीआई में हो जाए? हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है। एक्चुअली मैं तो खुद सीआई से पास आउट हूँ। हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही तरीका फॉलो होता है, और यही आपके टाइम में भी हुआ होगा, जिसका नहीं, आपको मैं तो एडमिशन बहुत होने का तो आपको बहुत आइडिया पहले नहीं करती होगा। थी, 1988 में मैंने किया था। तब तो अच्छा मुझे ओके। ध्यान भी नहीं कि क्या सिस्टम था उस टाइम पे। नहीं नहीं, ये सिस्टम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत पुराने समय से फॉलो था। तब तो आपके समय शायद इंटरव्यू भी होता था आई गेस। हाँ, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और सब्जेक्ट इंटरव्यू दोनों होते दोनों थे। होता था, पेडागोजी के हिसाब से भी हाँ इंटरव्यू होता था। ये सब बाद में 2013 में बंद हो गया सारा कुछ। हाँ हाँ, हाँ 1988 में किया मैंने। उस टाइम पे 2 इंटरव्यू होते थे और एक रिटर्न होता था। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो मतलब आपको लगता है कि महर्षि वाल्मीकि के बजाय उसका उसमें भी हो हाँ, सकता है, डिपार्टमेंट में हो सीआई में सकता है। भी? सीआई बहुत अच्छी जगह है सीखने का इंग्लिश, सीआई में हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। पर अगर मान लो उसका सीआई में नहीं होता, महर्षि वाल्मीकि और एससीईआरटी में से चूज करना पड़े तो कौन सा अच्छा है? ये आपका कॉल है। नहीं, मतलब मैं ये प्लेसमेंट के एंगल से, नॉलेज के एंगल से, फैकल्टी के एंगल से, अच्छा उससे आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज तो 1996 में ओपन हुआ था। ठीक है। जी हाँ, जी क्योंकि जी। तब दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी से पार्शियल स्टेट का दर्जा ये दिया गया था दिल्ली को। तो भाई ये बहुत जोर शोर से सरकार ने हो हल्ला किया कि भाई सब कुछ दिल्ली गवर्नमेंट का सेपरेट चलेगा। तो महर्षि वाल्मीकि को उसी समय उस कॉलेज को इंक्लूड किया गया था। ठीक है। तो वो काम डायरेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही करता है। ठीक है, हाँ काम जी, जो वो है तो डायरेक्ट मान डिपार्टमेंट, जानती हूँ मैं। हाँ डायरेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही कर रहा है। अब है क्या कि मोर और लेस फैकल्टीज भी मेजॉरिटी ऑफ देम एमवीसीओई में वही हैं जो सीआई के पढ़े हुए हैं, जी जिन्होंने सीआई से बीएड किया, एमएड किया है, फिर पीएचडी इन एजुकेशन किया है। ठीक है। जी जी। हाँ, जो आपके डिपार्टमेंट से जो सीआई से जो भी जो पीएचडी इन एजुकेशन होंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम जितने भी फैकल्टी वहाँ पर वो सबके सब सीआई के एक टाइम के बाई प्रोडक्ट हैं। ठीक है, एमवीसीओई में। तो कॉलेज में जो फैकल्टीज़ का इन्वायरमेंट है पढ़ाने के दृष्टिकोण से, ये सब तो बहुत अच्छा है। लेकिन एमवीसीओई का जो कैंपस है ना, वो बहुत हम्बल है। इनफैक्ट एडुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप मेरे से पूछेंगी तो मतलब हाँ सीआई में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है, सॉरी एमवीसीओई में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है।
जी जी। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि उनका कैंपस बहुत हम्बल सा है। आप जाओगे तो बहुत आपको अपीलिंग नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कैंपस बन रहा है उधर रेड लाइन पर, काश्मीरी गेट की तरफ उनका नया कैंपस बन रहा है, और फिलहाल वो गीता कॉलोनी में सिचुएटेड है। तो वो कैंपस ना रेंटेड कैंपस है उनका, ठीक है। अच्छा, अभी नया कहाँ बन रहा है? रेड लाइन पर, दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन पर उधर बन रहा है, काश्मीरी गेट के, नॉट काश्मीरी गेट, रेड लाइन कहाँ पर एंड होती थी पहले, ये तो कर। मोहन नगर की तरफ उधर कहीं बन रहा है, ठीक है, जहाँ से रेड लाइन शुरू अच्छा होता था अच्छा। उधर कहीं बन रहा है, ठीक है। मतलब उनका कैंपस अभी बन रहा है, तो वो हर साल चलता है कि बनेगा। तो 1996 से जब से दिल्ली को सेपरेट स्टेट बनाया गया तो तब से ये चला आ रहा है। तो ये उनका इशू रहता है एमवीसीओ के साथ, ये थोड़ा सा बस कंसर्न है। बाकी का अब ये आपको देखना है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अब ऐसी आरटी में आप भेजेंगी तो नहीं नहीं पर 65 से 70 हज़ार रुपये लगेगा। नहीं, मैं अफोर्ड सब कुछ कर सकती हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एससीईआरटी का क्या रेपुटेशन है? मेरा नहीं, जानना ये एससीईआरटी है का कि पब्लिक रेपुटेशन बहुत स्कूल में अच्छा है। प्लेसमेंट को लेके। हाँ जी। एससीईआरटी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट आपको देखिए, फी वाला बात तो मैं समझ रहा था कि आपके साथ इशू नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ मैं जी ऐड करूँ, रही बात प्लेसमेंट की। देखिए, बीएड में ना प्लेसमेंट रिकमेंडेशन पर ज़्यादा मिलता है। जी जी। हाँ, बीएड कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि टीसीएस जैसी एक वो कंपनी हमारे आएगी। टाइम में भी ऐसी था। हाँ हाँ रिकमेंडेशन पे ही होता था, तब होता तो था। प्लेसमेंट सेल ही नहीं होते थे। हाँ, तो अब तो फिर भी प्लेसमेंट सेल बना हुआ, ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ है। तो अब ये ऐसा नहीं है कि टीसीएस या विप्रो जैसी कंपनी आएगी और किसी बीटेक के कॉलेज में गई और भाई 300 बच्चों को उठा लिया और सबको जो है टेक्निकल लीड के नाम पर बैठाए हुए हैं और 6 महीना काम करा रहे हैं और जैसे जैसे जो अच्छा करते जा रहे हैं आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि स्कूल्स में भाई एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिस्ट्री का टीचर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉलिटिकल साइंस का टीचर होगा, जी 3 साइंस का टीचर होगा। तो स्कूल्स में कोई बल्क रिक्रूटमेंट नहीं होती है, तो रिकमेंडेशन पर ही ज़्यादा होता है। तो इन दैट केस एससीईआरटी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और एमवीसीयू भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि खुद दिल्ली अच्छा, एक वाइट्स बात का। बताइए, पब्लिक स्कूल में अगर जॉब करनी हो किसी अच्छे पब्लिक स्कूल में, तो रेपुटेशन किसकी अच्छी है, वाल्मीकि की या एससीईआरटी की? देखिए, वाल्मीकि को कॉलेज के नाम से नहीं जाना जाता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से अच्छा, जाना जाता है, जो अपने आप में ठीक ब्रांड है। ठीक। ठीक है, सिंपल सी अच्छा, बात है, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड एक और किया मेरा है। थोड़ा सा इशू है कि मेरी बेटी ने टेस्ट भी दिया था। अच्छा, टेस्ट, अच्छा ठीक है, ओके, हाँ। हाँ, टेस्ट का मैं उसका रिटर्न क्लियर है, इंटरव्यू बहुत अच्छा हो चुका है। हम्म तो तो टेस्ट, वो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड दिया था हाँ उसने समझ रहा हूँ टेस्ट मैं। में। तो देखिए, वो कैसा, उसको ज्वाइन करने में कैसा है, मतलब वो? देखिए टेस्ट तो बहुत अच्छा कॉलेज है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। टाटा का वन ऑफ द बेस्ट कह लीजिए कि शिक्षण संस्थान है, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है। मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो जाता है तो, और टिस में भी हो जाता है, टिस इज बेटर। अब उसके लिए फिर आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा साउथ में, हाँ, बॉम्बे जाना पड़ेगा, बॉम्बे बॉम्बे जाना में है पड़ेगा। वो। हाँ ऑब्वियसली, हाँ, पुणे बॉम्बे वाले रोड पर पड़ता है, तो अब वो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अब ये आपको कितना सूट कर रहा है ये तो आप देखेंगे। हाँ, पर मतलब आपको लगता है कि वैल्यू उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम नहीं जा रही? नहीं नहीं, देखिए, लेट अस नॉट जज द डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज, ठीक है। उससे कोई ओके। फर्क नहीं पड़ता है। कोई बच्चा बहुत नॉर्मल कॉलेज से भी आता है, बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, दिल्ली वाइट्स की टीम में अभी तो नहीं, लेकिन अभी लास्ट ईयर तक 12 से 16 लोग काम करते थे, जिसमें 8 से 10 लोगों की फैकल्टी टीम होती थी। तो हमारा क्लियर कट कंसर्न होता है, मेरे को ये मतलब नहीं है कि बच्चा कहाँ से पढ़ के आ रहा है, उसको क्या आता है। हाँ, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ठीक ठाक कॉलेज से आदमी आता है तो उसका लॉन्च पैड अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ, ऐसे तो उसने एमए ज्योग्राफी किया है और नेट क्वालिफाइड है। हाँ, जैसे कि मैं एक चीज़ ऐड करूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई फीचर 30,000 वाले फ़ोन में है तो 60,000 वाले फ़ोन में भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जी जी। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 60,000 वाला खरीद रहे हैं तो शायद उससे ज़्यादा बेहतर होगा, मान के चल रहे हैं, ठीक है। पर मतलब अगर हमें बॉम्बे ठीक लगता है तो टिस अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब हाँ, बहुत अच्छा ज्वाइन। इंस्टीट्यूट है। और इसमें दीक्षा जी, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप कर ये सकती हैं कि आप एक बार जाके विजिट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, आप अपने चाइल्ड के साथ जाइए, एक बार टेस्ट विजिट कर आइए, क्योंकि कई बार ठीक ऐसा होता ठीक। है कि आप कॉलेज गए, उस कॉलेज का सब कुछ अच्छा है, बस जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है वही सबसे बेकार चल रहा हो, ऐसा भी हो अच्छा। जाता है। जैसे, हाँ हाँ हाँ, हाँ टिस का वैसे बहुत नाम है, हो सकता है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड इतना अच्छा ना हाँ, हो। ये भी हो सकता है, तो इस बात को आप समझिएगा। तो वैसे तो मुझे आइडिया है कि वहाँ का बीएड एमएड भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको सूट ना करे। जैसे सीआई में थोड़ा सा माहौल सरकारी टाइप वाला है, आपको फील आएगा पूरा, मतलब, ठीक है। पर मुझे तो लगता है एससीईआरटी उससे भी ज्यादा सरकारी है शायद। हाँ, काइंड ऑफ, लेकिन सीआई के साथ एडवांटेज, ये बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, 1947 से चला आ रहा है, बहुत अच्छा कैंपस वगैरह है। तो इट्स नॉट अबाउट कॉलेज, मैं कॉलेज से ज़्यादा वहाँ के कैंपस में इंटरेस्टेड रहता हूँ, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है।
जो कि मुझे जी लगता जी है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बिल्डिंग में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ 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 ठीक है, उसका एक अलग कह लीजिए कि सबकॉन्शियस कंट्रीब्यूशन है एक स्टूडेंट के करियर में, जो ऑफन लोग वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 65 70 75% की लड़ाई। बट अगर होता क्या है कि एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट बेहतर रहता है, तो आप देखते हो कि यार मेरा साथ वाला ना कुछ और भी कर रहा है, और वो हाँ कुछ हाँ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रहा है, जो एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है, वो 2 पैसा भी अर्न कर रहा है। ठीक है, जी तो उनको लगता है कि यार हम भी करके देखें। हम्म। ठीक है, तो फिर उनको लगता है कि मैं भी करके देखूं। जैसे मेरा बहुत पहले मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सेलेक्ट हो चुका हूँ, केवीएस में भी सेलेक्ट हो चुका हूँ, लेकिन अब मेरे को एजुकेशन वाले में इस सेक्टर में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, जी कि मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊंगा, लेकिन कहीं ना तो कहीं मैं भी देखा होगा, मुझे लगा होगा यार कुछ और ट्राई करके देखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो एक सेट पैटर्न वाला भी चल रहा है, जिनको कुछ सेपरेट अपने दिमाग में आ रहा है वो भी करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन्वायरमेंट ऐसा रहे कि हम एक के साथ 2 3 चीज़ें और भी एक्सप्लोर करें, और ये तभी बनेगा जब हमारे अगल बगल भी लोग वैसा कर रहे होंगे। जी जी हाँ, बिल्कुल नहीं तो ठीक कह रहे हैं अकेले आप। बीएड ही एक ऐसा कोर्स है, अगर जितने भी हम लोग संस्थाओं के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे बीएचयू का डिपार्टमेंट हो, चाहे डीयू का हो, चाहे सीआरटी हो, चाहे आपका टिस हो, टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हो, इन सब के साथ एक ये है कि भाई इनका कोर्स बहुत रिगरस वे में होता है, अटेंडेंस वगैरह फर्जी नहीं लग पाएगा। बिल्कुल हाँ, तो अब है क्या कि उसमें अब ऐसा ना हो कि बच्चे, मतलब मैं मानता हूँ, मेरा स्ट्रांग इस बात में, मैं इस बात में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि प्रेजेंट के एजुकेशन सिस्टम में एक जो बहुत बड़ा इशू ये चल रहा है कि सोल एकेडमिक से स्टूडेंट को सैलरी सेटिस्फैक्शन लाइफ नहीं मिल रही है, जॉब सेटिस्फैक्शन है सारा कुछ, और उसको हाँ छोड़ जी के वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसने कुछ और सीखा नहीं है। हाँ ये तो है हाँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि हम कोशिश करें कि हम अलग से भी बहुत सारा कुछ सीखें, और वो कैसे सीखेंगे ये तो कैंडिडेट को देखना है। लेकिन इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एकेडमिक में चले जाने से कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ आपस में नूरा कुश्ती लगा 70% है कि 75% है, और बाद में क्या नोटिस कर रहे हैं अपने बगल में कि यार वो लड़का तो 60% ही पाया था, और उसका तो जो है डीपीएस में हो गया है, इंग्लिश का टीचर है, 50,000 रुपये मिल रहा है, और मेरा तो कहीं प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। तो वो उस बच्चे को बहुत डिमोटिवेट करता है, उसको लगता है यार मैं तो लगातार रगड़ा, मेरा 75% था, और हमको भी 30,000 का नहीं था, उसका 60% था, क्योंकि वो करियर में हर चीज़ परसेंटेज के हिसाब से जज कर रहा है। अच्छा एक बात और छोटे से पूछना चाहती हूँ, जैसे एससीईआरटी में जो स्कूल्स में इंटर्नशिप होती है ना सेकेंड ईयर में 4 महीने की, वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में करवाते हैं या ऐसा पब्लिक कुछ स्कूल्स नहीं में भी है, करवाते ऐसा हैं जी? ऐसे किसी भी कॉलेज को लेकर आप श्योर नहीं हो सकती हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट में करवाएगा कि प्राइवेट में करवाएगा, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं। सीआरटी में तो शुरू से ही हम पब्लिक स्कूल्स में अच्छे अच्छे मॉडर्न स्कूल में भी देखिए, इंटर्नशिप होती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी सरकारी स्कूलों में करवाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। ठीक है। नहीं हमारे टाइम में भी पब्लिक स्कूल में होती थी, मॉडर्न हाँ, स्कूल में होती थी। हाँ, मेरा खुद जीडी गोयनका में रहा है। ठीक हाँ है। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि हम लोग के टाइम पर एससीईआरटी के बाद में शायद मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद वो गवर्नमेंट स्कूल में ही कराते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, अच्छा पब्लिक स्कूल्स में भी नहीं। कराते बिल्कुल हैं। करवाते हैं, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एससीईआरटी में हैं। अच्छा थोड़े मोड़े नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एससीईआरटी में डेली बैट्स के, लास्ट ईयर तो 25 से 30 सिलेक्शन था एससीईआरटी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्सो एक चीज़ और कि जो स्कूल्स होते हैं कहाँ पर भेजेंगे इसका कोई गारंटी नहीं होता है। ठीक है, मेरे साथ के जो कोलीग थे, कुछ बच्चे केवीएस में जाते थे, और मैं जीडी गोयनका में जाता था, तो मैं तो आज पीछे मुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा अच्छा वो मुझे जीडी गोयनका में भेजा। ठीक है, ये चीज़ है। और बाद में उन्होंने मेरे को जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो राजकीय प्रतिभा बाल विकास विद्यालय आरपीवी करके दिल्ली में चलता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो आता है, उसमें भी भेजा था हाँ उन लोगों हाँ ने, उसमें भी भेज रखा था। लेकिन हमसे तो चॉइस पूछते थे, 2 या 3 ऑप्शंस पूछते थे उस टाइम में हाँ, कि आप अभी भी कहाँ पूछते जाना हैं, चाहेंगे। अभी भी पूछते हैं, लोकेशन के हिसाब से देते हैं वो, अभी भी पूछते हैं, तो बट वी नेवर नो कि कहाँ मिलेगा। ऑल्सो देखिए दीक्षा जी, आप इस बात पे श्योर नहीं हो सकती, कई बार होता है कि जो फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव है स्कूल है, उन लोगों के बीच में कई बार बातचीत नहीं बन रही है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्लास नहीं एलोकेट होता है, वो सब अलग मच लगे रहते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, तो वो सब भी चलते रहता है, पार्ट ऑफ डे टू डे लाइक इनर पॉलिटिक्स, वो सारा चीज़ भी रहता है, जो कि अब और बढ़ गया है। क्योंकि वो ये चाहती है कि मैं किसी पब्लिक स्कूल में इंटर्नशिप करूं, क्योंकि वो जॉब भी पब्लिक स्कूल में करना चाहती है। अब ये थोड़ा सा बुरा आइडिया है। अच्छा बुरा आइडिया इसलिए कि आप अपने आप को लिमिट कैसे कर सकते हो कि मेरे को पब्लिक स्कूल में करना है, मतलब आप अपने आप को लिमिट मत करिए। आप तो अपने आप, वो होता है जो कहा था ना, माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन ओपनड, तो आप उसको खोलने की बात ही नहीं कर रहे हो। अरे भाई हो आप, सकता है वहां जाके, अभी तो वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गई नहीं है,
एमए ज्योग्राफी किया, उसके बाद में नेट क्लियर कर लिया, एक आधा रिसर्च प्रोजेक्ट किया, लेकिन अब पहली बार किसी एजुकेशन के फील्ड में जाएगी तो शायद ये दिमाग खुलेगा। हाँ, ये तो आप ये मत सोचिए कि हमको है। प्राइवेट वाले में जाना है। देखिए, लेट अस नॉट गो इनटू दिस कि प्राइवेट में जाना है कि गवर्नमेंट में जाना है। आई शुड हैव बोथ द ऑप्शंस। ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है, बेहतर आपसे बात ऑप्शन है। करके बहुत सही लगा, कुछ कुछ बातें भी क्लियर हुई, क्योंकि मैं महर्षि वाल्मीकि के फेवर में थी, जबकि वो एससीईआरटी के फेवर में ज्यादा है, पता नहीं क्यों। आई थिंक मैं होता तो मैं एमवीसीयू पर जाता, इसलिए क्योंकि नॉट बिकॉज कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं जाके एससीईआरटी में फीस दूँ। एमवीसीयू में फीस कम है, 8,000 8,500 रुपये है, तो मैं अपने करियर को उस पैसे को लेकर किसी और काम में मैं एक्सप्लोर करता है। वो ये कहती है कि मैं कहती हूँ कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से ज्यादा अच्छा है, तो वो कहती है कि नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीआई ही अच्छा है, बाकी दोनों इतने अच्छे नहीं है। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हो? और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप कैसे कह सकते हो? उसका डिपार्टमेंट एजुकेशन का बहुत अच्छा है, बहुत पुराना भी है, और सोलली डेडिकेटेड है फीमेल्स को। अब लड़कियां खुद कहें कि वो कॉलेज की और फीमेल्स के लिए चल रहा है इसलिए बुरा, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, वैसे एसपीएम और महर्षि वाल्मीकि में से कौन सा बेटर है? ये आई थिंक इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। अच्छा, बोथ आर लाइक, बोथ आर इक्वली गुड इन देयर ओन फील्ड। अब जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, अब जैसे मैं खुद अपने कई स्टूडेंट्स जानता हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर जो लड़की टॉप की थी वो दिल्ली बैट्स की थी। उसने सबसे पहले एसपीएम भरा था। एसपीएम इसलिए भरा था, उसको क्लियर था कि हमको गर्ल्स कॉलेज में ही जाना है। हाँ, वो तो एक अलग प्रायोरिटी है। हाँ, तो उसका प्रायोरिटी वो था। अब वो कोई कहे कि नहीं भाई तू एससीआई में क्यों नहीं जा रहा, अरे वो कह रही कि मेरे गर्ल्स कॉलेज में जाना है, तो फाइल इज क्लोज, मैटर एंड्स। कईयों की फैमिली की भी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वही पढ़ना है। मैंने उससे पूछा तो कही कि नहीं सर भाई, चॉइस ही मेरे को जाना है, मेरे फैमिली से ऐसा कुछ नहीं है और मेरे घर से करीब भी पड़ता है। तो बहुत बच्चों को ये क्लियर रहता है। ठीक है, बहुत बच्चों को ये चीज़ क्लियर रहता है कि तो आप उसको उस नज़रिए से मत देखिए। आई थिंक इट इज़ लाइक बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड। एप्पल इज एप्पल है, ऑरेंज इज ऑरेंज, एंड वो गर्ल्स के लिए है, और एमवीसीयू कोएड है और सीआई भी कोएड है। हाँ, सीआई के पास एक ही एडवांटेज है, सीआई के पास दो ही एडिशनल एडवांटेज है सीआई का कि कॉलेज का कैंपस अच्छा है। दूसरा चीज़ हॉस्टल है, लेकिन हॉस्टल बहुत अच्छा नहीं क्योंकि डॉर्मेटरी स्टाइल हॉस्टल मिलता है। लेकिन मैं तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही रहती हूँ, तो मुझे तो हॉस्टल की कोई जरूरत नहीं है। वो देंगे भी नहीं ना फिर, अगर आप पास रहती हैं तो वो देंगे। हाँ, दिल्ली वालों को तो देते ही नहीं है। देंगे भी नहीं फिर। हाँ, और एमवीसीयू में हॉस्टल नहीं है। हाँ, तो हम तो दिल्ली में रहते हैं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं ज़रूरत है, लेकिन मतलब वो फिर आपको देंगे भी नहीं, तो आप वो सारा ऑप्शन रखिए। और वो पंजाबी बाग वाला भी आई थिंक आपको एसपीएम भी देखना चाहिए। एसपीएम भी आई थिंक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसपीएम का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जी, ठीक है, तो आप उसको भी ऑप्शन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, thank मेरे you, को pleasure बहुत टाइम talking to दिया you. आपने। प्लेजर टॉकिंग टू यू। देन आई कम टू निखा। यस निखा। हेलो सर। जी गुड निखा जी, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग निखा जी, बताइए। हाँ सर, मेरा 2-3 डाउट है आपसे। सर, मेरा पहला डाउट ये है कि सर मेरी रैंक जो है 336 है, तो क्या मेरे को MSIT मिल सकता है? चांसेस है? जनरल कैटेगरी है आपका? नहीं, ओबीसी कोटा है। मिल जाएगा, डैम श्योर, मिल जाएगा। ओबीसी से मिल जाएगा। यस सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर मेरे को जैसे सीटेट का बैच ज्वाइन करना है, डेली बाइट्स का ही, जो 8 जुलाई से स्टार्ट है, तो सर जैसे थोड़ा सिलेबस पैटर्न को लेके मेरा थोड़ा डाउट था, क्या उसमें सारा सिलेबस चेंज है? मतलब नहीं नहीं नहीं, जो सिलेबस NT कोई एग्जाम बहुत दे रहा मेजर है। चेंज नहीं है, कंटेंट एरिया में कुछ कुछ अपडेट किया है इन लोगों ने। ठीक है, जैसे CDP वगैरह ये सब चेंज है सर, ये वही रहेगा? CDP देखो हो गए, टॉपिक्स कुछ पैडागोजी। कुछ नए ऐड किए गए हैं। जी सर, ये सब मतलब रहेगा या नहीं रहेगा सर? रहेगा रहेगा, जो एग्जिस्टिंग चल रहा है सारा कुछ रहेगा, वैसे ही है। CDP, पैडागोजी, हिंदी इंग्लिश ये सब रहेगा? सब रहेगा बिल्कुल, ठीक है सर। टिल एनी फर्दर और सर अपडेट। अभी तक तो ऐसा ही रहेगा। जी सर, और एक डाउट और ये है सर कि जैसे मेरे को लाइब्रेरी ऑफ साइंस का भी कोर्स करना है, तो मैं DU से करूं या इग्नू से करूं? बेटर क्या रहेगा सर? इग्नू से करिए। इग्नू से बेटर रहेगा? हाँ, और DU में एडमिशन के लिए आपको CUPP 011 वाला पेपर देना पड़ेगा, तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा जी, तामझाम में पढ़ना चाहिए। इग्नू से आप आराम से कर लेंगे, डिस्टेंस से घर बैठे बैठे हो जाएगा। ठीक है, जी, सर। तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब मुझे लगता है घर से करना उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे होगा क्या कि कंटिन्यूअस सस्टेन्ड प्रेशर नहीं रहेगा, सस्टेन्ड वे जी, में आप सर। अननेसरी एंगेज नहीं होंगी, और उसकी डिग्री भी मिल जाएगी। ठीक है, और ठीक है, ऑल्सो सर। हो सकता है कि इस साल के एंड में ना अभी KVS में वैकेंसी आए, अगर किसी कारणवश वो अगर लेट हो जाए तो फिर जुलाई में आप जो है एलिजिबल हो जाएंगी। क्या कहते हैं उसमें, लाइब्रेरी की भी सीट आती है ठीक ठाक KVS में। यस सर, यस सर।
ठीक है सर, ठीक है, यही वो भी डाउट ऑप्शन थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, थैंक यू निका, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। देन आई विल कम टू निशु, देन हिमांशु। निशु छपराना, देन हिमांशु यादव। निशु, हेलो सर। सर हेलो This is सर। Himanshu. जस्ट अ सेकंड हिमांशु, Okay. निशु, हाँ, यस निशु, यस प्लीज, हाँ। हेलो सर, मेरा ना सर बीएड स्पेशल एजुकेशन में ना अलॉटमेंट हो गया है दोनों कॉलेजेस में, ठीक है। एमआर के लिए भी और वीआई के लिए भी, और मैं कंफ्यूज हूँ सर कौन सा मुझे चूज करना समझ गया था चाहिए। क्या पूछने वाली है। देखो, दोनों में से कोई सा भी ले लो, क्योंकि दोनों सेपरेट डोमेन है, और कभी भी जब जॉब आता है तो जॉब में मेजॉरिटी ऑफ दम केसेस में वो बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं करते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन वाला चाहिए या विजुअल इम्पेयरमेंट वाला चाहिए। वो मेंशन करते हैं कि हमको बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, ठीक है, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला व्यक्ति चाहिए, वो ये मेंशन करते हैं। ठीक है, इससे मेरा एक और डाउट है, एक अगर सेकंड, एक सेकंड। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि आपके घर के पास से कौन सा करीब पड़ रहा है, और दोनों का कैंपस देख लीजिए। दो, वो मैं श्योर हूँ कि आपको लेडी हीरोइन वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, वहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन का बेसिकली होता है, क्योंकि जो विजुअल इम्पेयरमेंट है दुर्गाबाई देशमुख है, वो छोटा सा कॉलेज है, थोड़ा सा कैंपस हम्बल है, बहुत बड़ा कैंपस वैम्पस नहीं, बहुत पॉम्पी एंड शोई सा कैंपस नहीं है। लेडी हीरोइन का कैंपस थोड़ा सा बेटर पड़ेगा, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू विजिट बोथ द कॉलेजेस इंस्टेड ऑफ गोइंग की विजुअल इम्पेयरमेंट में करना है या मेंटल रिटार्डेशन में करना है, क्योंकि घिसना आपको दोनों में बराबर ही पड़ेगा। और रही बात जॉब में, तो जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ दोनों में एकदम बराबर है, 19-20 का कहीं कोई फर्क होगा। ओके ठीक है, थैंक यू सर। कुछ और डाउट नहीं? ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग हिमांशु जी, बताइए। हाँ सर, मेरा आरआई के रिलेटेड कुछ एक क्वेरी है। यस प्लीज। हाँ, फॉर्म भरते समय मैंने एमएड और बीएड वाला इंटीग्रेटेड वाला कोर्स चूज किया था। RI मैंने भोपाल। बीएड भी चूज किया, हाँ, 2 साल का, जो अजमेर से है, क्योंकि मैं यूपी का हूँ। और बीएड एंड एमएड भी मैंने चूज किया था। ठीक है। तो फिर जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बाय डिफॉल्ट मेरा ग्रेजुएशन लिख कर आया, तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की डिटेल वहां डाली है। और अभी मेरा आरआई का एग्जाम हो गया, अच्छा गया है, बट अभी अपडेट का आया कि मार्क्स आप अपडेट कर सकते हैं, तो वहाँ सिर्फ और ग्रेजुएशन का ही डिटेल दिखा रहा है, मेरा पीजी का दिख ही नहीं रहा ऑप्शन। तो जो डिटेल आपसे फिल करने के लिए कह रहा है, आप केवल वो फिल करिए। आप ये क्यों सोच रहे हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो जो बोला है वो सारा पेपर आपसे मांगेगा ही? तो सर, मैं इस बात बेस पे कंफ्यूज हूँ कि उसमें लिखा है कि अगर एमएससी, अरे वो बीएड एमएड वाले के लिए अगर आप भोपाल चूज करते हैं, तो आपका जो फिर बनेगा सब कुछ 40% या जो एक सेकंड, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे, इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। आपको वो चीज़ अपलोड करिए जो वो कह रहे हैं। अगर वो कहते हैं ग्रेजुएशन का रिजल्ट दीजिए, तो आप ग्रेजुएशन का दीजिए। ठीक है, वो मेरिट किस बेसिस पर बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो जब बनाएंगे तो आपको क्लियर कट मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रेजुएशन का कॉलम दे रहा है, आप चुपचाप ग्रेजुएशन का अपलोड करके बैठिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि उसमें क्राइटेरिया तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो हमसे पोस्ट ग्रेजुएशन में क्यों नहीं मांग रहा है। लेट देम डिसाइड। ठीक है, आपसे ग्रेजुएशन का मांग रहा है, जो मांग रहा है फिल करिए। तो मतलब जो आने वाला अपकमिंग रिजल्ट है उसमें मेरा कोई इससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, लेना देना है, लेकिन आप अपना काम करिए और यूनिवर्सिटी को अपना करने दीजिए। ओके सर, बस मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान ज्यादा था सर कि मैंने फॉर्म तो गलत नहीं अप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर पेपर दे दिया ना आपने। हाँ सर। हाँ, तो आप पेपर दे दिया, तो पीछे जाके तो कुछ बदल नहीं सकते हैं। अगर कुछ गलती किया होगा तो अब सामने आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अगर फॉर्म फिलिंग वाला आपका प्रोसीजर वाला जो वीडियो देखा था, जब आपने चूज किया था, तो आप में प्रॉपर लिख कर आ रहा है पीजी मास्टर, अरे मास्टर करके, मतलब बीएड भी है, फिर ऑब्लिक मास्टर, फिर समथिंग ऐसे करके 2-3 ऑप्शन है। बट मेरे में ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लिख कर आया बाय डिफॉल्ट। मैंने ग्रेजुएशन, तो बच्चा फॉर्म फिल करता है तो पीजी की डिग्री के बेसिस पर ही फिल करता है, वो बाय डिफॉल्ट उसी में इंक्लूडेड रहता है। और अमूमन मेरिट बनाते समय वो ग्रेजुएशन के ही मार्क्स को पैमाना बनाते हैं कई बार। ठीक है, तो वो जो चीज़ मांग रहे हैं उनको वही दीजिए। अभी आप उसमें मत घुसिए कि वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट देम, अभी वो लोग टाइम लेंगे, थोड़ा उनको समय दीजिए। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आपको जो कॉलम में, और यहाँ पर मिस्टेक नहीं हुआ, हम पीजी भरे हैं, हमसे पीजी का क्यों नहीं मांग रहा, आपसे यूजी का मांग रहा है ना, यूजी का फिल करिए। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू हिमांशु, गॉड ब्लेस यू। यस हिमांशु, कुछ कह रहे थे आप? मैं बोला सर, नमस्ते सर। नमस्कार हिमांशु। देन आई विल कम टू शहरान एंड देन अर्चना। गुड इवनिंग सर। जी शहरान, वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए। हाँ सर मेरा डाउट है कि
मतलब ओबीसी कैटेगरी से और 120 मार्क्स बैठ रहे हैं, तो चांसेस है या नहीं? पैडागॉजी यूनिवर्सिटी कुछ बताएंगी? CFQP 04 04 और यूनिवर्सिटी? दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी कैटेगरी से आप पूछ रहे हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एकदम लास्ट कट ऑफ में प्रोबेबिलिटी बन सकती है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। एकदम लास्ट कट ऑफ में प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है, आपका ओबीसी कैटेगरी है ना? जी सर। हाँ, एकदम लास्ट कट ऑफ तक प्रोबेबिलिटी बन सकती है आपकी। ओके सर, थैंक यू। ओके, इसके बाद मैंने किसका नाम लिया था? अर्चना यादव। देन आई विल कम टू अर्चना, देन आई विल कम टू मयंक। हाँ जी जी, अर्चना बताइए। अर्चना यादव। नैन्सी। वेरी गुड इवनिंग सर। बड़ी गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मुझे डाउट था कि मेरा बीएड लैंग्वेज में 193 स्कोर है जनरल कैटेगरी से, सो सर डीयू में मेरा कोई चांस है क्या? जनरल कैटेगरी से 193 लैंग्वेज में, एक सेकंड दीजिएगा हाँ मेरे जी। को। लैंग्वेज 211। प्रोबेबिलिटी है, देखिए प्रोबेबिलिटी है। आप इसके पहले भी जो कैंडिडेट बात कर रहा था 20 से 25% प्रोबेबिलिटी है। देखिए पता है, ये मैं ना बहुत क्लियर कट बता देता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मतलब जब से एनटीए वालों ने चीज़ों को संभाला है ना, पारदर्शिता के नाम पर सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया है। पहले क्या होता था ना, यूनिवर्सिटी का पहले पूरा लिस्ट जारी होता था कि जितने बच्चे पेपर दिए, हर बच्चे का मार्क्स कितना है और किस कैटेगरी का है, तो पूरा लिस्ट जारी होता था। फिर बताया जाता था कि भाई इतने इतने मार्क्स वाले बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, तो हम लोग इससे देख के आइडिया ले पाते थे कि अच्छा बाद में कितने कितने और बच्चे हैं जो कितना कितना मार्क्स पाए हैं, तो हम लोग कैलकुलेट कर पाते थे ईजिली कि होगा कि नहीं होगा। अब इस बार से सब पारदर्शिता इन्होंने हटा दिया है, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको केवल कैटेगरी के हिसाब से पोर्टल में बता रहा है, तो पारदर्शिता बहुत कम हो गई है, तो इसीलिए गेज कर पाना मुश्किल है। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि 20 से 25% प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है। ठीक है, ओके सर। सर सेकंड डाउट ये है कि मुझे इग्नू से एमए और लाइब्रेरी साइंस दोनों करना है, तो सर क्या मैं दोनों एक साथ कर सकती हूँ परस्यू? दोनों एक साथ परस्यू कर सकती हैं, लेकिन फिर साथ में बीएड वगैरह मत करिएगा। ओके सर। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बीएड कर रहे हैं साथ में दोनों कर रहे हैं तो। नहीं सर, अगर बीएड में नहीं हुआ बाई चांस, हाँ, देन दैट्स अ वाइज मूव। अच्छा सोच रही हैं आप। फिर अगर नहीं हो तो आप दो में वहाँ पे एनरोल कर लीजिएगा, वो कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू नैन्सी, गॉड ब्लेस यू। यस अर्चना, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। जी सर। जी, सर अर्चना। मेरा लैंग्वेज पेडागोगी से है, 185 मार्क्स से। ओबीसी कैटेगरी से क्या कोई चांस है? आपका है ओबीसी से, एक सेकंड, ओबीसी प्रोबेबिलिटी है 30-40% प्रोबेबिलिटी है होने का। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप एकेडमिक्स के अलावा बहुत कुछ और एक्सप्लोर करने के बारे में बता रहे थे, मतलब हिंट दे रहे थे, तो मैं चाहती हूँ आप उस पर थोड़ा डिटेल में बताएं, या फिर आगे कभी किसी पॉडकास्ट या वीडियो में अगर आप बताएं तो। अच्छा, देखो अर्चना, देखो होता क्या है ना, ऑफन ना बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर पढ़ाई को छोड़कर और दूसरा क्या स्किल में करें। तो पता है इसमें स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, वो सोचता है अच्छा इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है, चलें इसका कोई कोर्स ज्वाइन कर लें। देखिए पहले तो बात ये समझिए कि स्किल का रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है और मेरे लिए क्या है, दोनों दो अलग बातें हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं मान लेता हूँ, अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पशन कर लेता हूँ, वैसे तो सारे बीएड वाले नहीं होंगे, मान लेते सबको बीएड में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो एक तरह से कॉमन गोल सबका यही है कि बीएड में एडमिशन लेना है। ठीक है, कॉमन गोल यही है कि बीएड में एडमिशन लेना, डिग्री भी वही मिलेगी सबको। लेकिन जब बात स्किल की आती है तो हो सकता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और बाकी के ऐसे लोग हो जिनका इंग्लिश बहुत फ्लुएंट ना हो, और ऊपर से वो फर्जी वाले राष्ट्रवाद में भी उलझे हों
कि अरे भाई जी हम तो हिंदी बोलते हैं, हमारा अपमान हो रहा है, हमको तो सम्मान नहीं दिया जा रहा है, हिंदी दिवस पे लोग अंग्रेजी में वो कर रहे हैं, वो अलग डिबेट में उलझा हुआ है। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाषा आपको प्रोफेशनली भी, मतलब आपके जॉब रोल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, तो हिंदी आप अपने मातृभाषा से प्रेम करिए, हिंदी पर अपना काम करिए, इस बात की समझ रखिए। जैसे मेरी हिंदी, मतलब जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी हिंदी ठीक ठाक है, ठीक ठाक से अच्छी है, इनफैक्ट साफ सुथरा लिख सकता हूँ, शुद्ध हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश भी पैरेलली उतना ही है। और आप मेरे से पूछोगे तो मेरे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट पे बात बहुत सूट करता है, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स करने होते हैं, बहुत से लोगों से बात करना पड़ता है। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा हो जिसका लैंग्वेज का डोमेन कमजोर हो, तो उसके लिए स्किल क्या है कि पहले वो लैंग्वेज सीखे ठीक से। क्यों? क्योंकि सब के सब कह तो रहे हैं यहाँ पर बीएड का डिग्री लेने के लिए, लेकिन अभी आपको अचानक से सामने खड़ा कर दें और कहें कि अपने बारे में 20 लाइन बताओ हमको, तो क्या बताएगा बच्चा? मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरे मदर का नाम ये है, मेरे फैमिली में लोग ये करते हैं। अरे भाई अपने बारे में बताओ यार, ठीक है, पेरेंट्स और ये बता रहे हैं। तो बेसिक बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे आप मेरे से पूछोगे तो मैं सिंपल नाम भी क्या बताऊंगा, उसका सीधा बताऊंगा काम, कि मैं करता क्या हूँ। क्योंकि प्रोफेशनल डोमेन में हर आदमी आपको आपसे काम से लेना चाहता है, ठीक है। आपके कितने भाई बहन हैं, कितने सिबलिंग हैं, क्या पेरेंट्स करते हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न, व्हाट विल दे डू एंड व्हाट विल आई डू, कि डेली बैठ से जो लोग काम करते हैं उनके पेरेंट्स या फैमिली वाले क्या करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहने के कि स्किल का जो रिक्वायरमेंट है ना, हर व्यक्ति पर डिफर करता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि मेरा लैंग्वेज वाला एरिया कमजोर है, तो हमको उसको बेहतर करना है। बहुत लोग ऐसे हो सकता है जो टेक वाली चीज़ें, कंप्यूटर वाली चीज़ों में दक्ष नहीं होंगे, तो भाई तुमको उसमें बिल्ड करना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एकेडमी में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर पकड़ा दिया, जैसे बंदर के हाथ में मशीन गन दे दिया हो, माउस के साथ साथ पूरा शरीर घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, क्या दबाना है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जितने लोग हैं उनको अभी सामने खड़ा कर दे, मैं बोलूँ कि 20 लाइन अपने बारे में बोलो, तो होगा क्या कि आप देखोगे कि पता चला बोलने का स्किल ही नहीं ओपन है, बात करने का स्किल ही नहीं ओपन है, चुप हो जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं है। तो भाई ऐसा व्यक्ति फिर तो टीचर क्या बनेगा? बहुत खतरनाक टीचर हो जाएगा। फिर तो वो बच्चे को क्या हैंडल करेगा? आपके पास खुद का भी नॉलेज और कंटेंट होना चाहिए, सही समय पर सही पॉइंट आप शेयर कर पाओ, आपके पास वो नॉलेज है, उसको आप सही एग्जाम्पल दे पाओ, ठीक है। ये चीज़ है, तो वो पर्सनालिटी में आता है। तो वो जब आप जॉब में जाओगे तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरे चौथे दिन ही आपको अपना वैल्यू डिसाइड हो जाएगा, क्या करना है नहीं करना। जैसे कि जब मान लो मैं किसी स्कूल में ट्रेनिंग के लिए गया, तो हम देख के समझ में हमको आ गया कि अच्छा कितना कितना सैलरी मिल रहा है। तो मैंने देखा कि यार दिल्ली का फला कोचिंग वाला हमको खुद ही हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमको 1.5 लाख रुपए दे रहा है, तो हम क्यों जाएं उसमें, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक जो हमको समझ में आने लगा। अच्छा वो जब 1.5 लाख दे रहा है तो उससे ज़्यादा मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। अच्छा फिर बात आती है टेक की, तो मेरे लिए टेक कोई चैलेंज नहीं है। मतलब क्यों चैलेंज नहीं है? मैं तो मेरे से पूछोगे तो मैं अभी भी कहूँगा मेरे लिए बहुत चैलेंज है, मेरे को ये सीखना है, मैं वो नहीं सीख पाया, मेरे को ये सीखना है। तो मेरे लिए उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। अब आज मैं अपने जो दूसरा ऑफिस है मैं वहाँ बैठा हूँ, अमूमन आप देखोगे बैकग्राउंड में दूसरा था, यहाँ देखोगे ये सारा पैनल लाइट सिस्टम सारा कुछ पीछे लगा हुआ है। यहाँ टोटली अलग सेटअप है, यहाँ सामने भी 3-3 4-4 लैपटॉप लगे हुए हैं, सारा कुछ, और सारा पूरे ऑफिस में मैं अकेले ही बैठा हूँ, ठीक है। पूरे ऑफिस में अकेले बैठा हूँ। अब मेरे लिए वो चीज़ है, बहुत सारे लोग उनको कुछ नहीं आता भाई, वो सारा कुछ सीखना है। तो आप ये देखिए आप क्या चीज़ है, ऑल्सो आप किस तरह का स्किल सीखना चाहते हो। क्या वो स्किल सीख कर आप जॉब में जाना चाहते हो, या खुद के लिए कुछ शुरू करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए खुद के लिए कोई काम शुरू करना चाहते हो, तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ करिए, आप अपने टीचर बनने के साथ साथ करिए, ठीक है। जैसे वैसे तो अब मैं पब्लिक मीटिंग्स में नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन एक बार अपने मैं बैच में अपना मैं तो अपना कई जैसे फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी मैंने दिखा रखा है, स्टॉक वगैरह का। तो अब भाई मेरे को लगता है कि मैं उसमें भी कर सकता हूँ, मैं उसमें भी कर सकता हूँ। तो एज अ टीचर या फिर कह लीजिए मेरे पास बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं। इनफैक्ट जब दूसरी जगह जाते हैं तो लोगों को एट टाइम्स रियलाइज़ करने में समय लगता है कि अच्छा ही इज़ ऑल्सो टीचर, ठीक है। क्योंकि इतनी सारे अलग अलग एवेन्यूज़ में भी हैं, दूसरे किसी बिजनेस वाले से कुछ और बात कर रहे हैं, उससे कुछ और बात कर रहे हैं। तो जस्ट गेट माई पॉइंट। तो स्किल का रिक्वायरमेंट क्या है ना, ये आप समझोगे कि क्या चीज़ होना चाहिए। लेकिन हाँ फिर भी एक चीज़ ज़रूर कोशिश करना चाहिए, टू गिव अ ट्राई टू अ साइड हसल, कि साइड में मैं कोई एक ऐसा काम या बिजनेस जो मैं अपने घर से शुरू कर सकूं। फीमेल्स को मैं स्ट्रांग रिकमेंडेशन दूंगा, स्ट्रांग। देखो भाई जितनी भी फीमेल्स हैं, अच्छा देखिए फीमेल से मुझे याद आया कि दिल्ली बाइट से एक सेशन भी कंडक्ट होगा, इसी वीक कंडक्ट होगा। उसका इन्फॉर्मेशन रिलीज हो जाना था, इनफैक्ट आज संडे को ही वो होना था, लेकिन इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हो पाया है। वो सोलिली फीमेल्स को डेडिकेटेड है, मेल्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मेजरली मैं यही बातें डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी फीमेल्स हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि इन द एज ऑफ लाइक इंटरनेट, ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरनेट फीमेल्स को एम्पावर
करने का ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के पास, उस हिसाब से फीमेल्स उस फील्ड में कोई बहुत खास काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि सब के सब उसी में जाके फंस जा रहे हैं कि किसी को बीएड का डिग्री चाहिए, किसी को बीटेक का डिग्री चाहिए, किसी को एमबीए का डिग्री चाहिए, उसके बाद पूछ रहा और कौन सा डिग्री ले लें, उसके बाद पूछ रहा और कौन सा डिग्री ले लें। उससे उस तरह का नौकरी, जॉब, फाइनेंशियल वेल्थ, एक सेटलमेंट उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना होगा कि बीइंग अ फीमेल जो है, जैसे मान लो आई टेक एग्जांपल ऑफ माय मदर, इफ माय मदर ओन्स अ प्रॉपर्टी दैट डजंट मीन कि सी ऑल्सो कंट्रोल्स इट। वो प्रॉपर्टी चाहे उनके नाम पर भी क्यों ना हो, ठीक है। तो वुमेन शुड ऑल्सो सीक इन द एज ऑफ इंटरनेट हाउ मच दे कैन एम्पावर देमसेल्फ फाइनेंशियली, ठीक है। तो अब इस पे आप देखिए कि क्या क्या ऐसा इसके लिए तो कोशिश ये भी करना चाहिए कि साइड में हम कुछ अपना पार्ट टाइम काम भी शुरू करें। यू नेवर नो कि कब आपका पार्ट टाइम काम फुल टाइम काम हो जाएगा। आपको अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कस्टमर बिहेवियर डेवलप होता है, एक आपको कस्टमर सेंस, साइकोलॉजी, ये सारा चीज़ डेवलप होता है, आपको इग्नोर करना भी समझ में आता है, ठीक है। जैसे अब हम ही लोग हैं, आप यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हो, तो ये सेशन सारे फ्री होते हैं डेली बाइट्स के। तो जो बच्चे थोड़ा सा भी जागरूक हैं वो आके ज्वाइन करते हैं, जो नहीं ज्वाइन करते हैं वो आज तक हमको बैठ के गाली ही दे रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई यहाँ ज्वाइन करेगा तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करूँगा, लेकिन है क्या कि वो अपने पार्ट पर कुछ नहीं देख रहा है, क्योंकि वो स्किल से उतना भी मैच्योर नहीं हो पाया है कि उसको बात समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है, कि कैसे ज्वाइन करना है सेशन, ठीक है। तो यही छोटा छोटा चीज़ ना वो आपको रिक्वायरमेंट लेवल पर देखना होगा और कोशिश ये करना होगा कि हम साइड हसल पे भी काम करें। तो उस बात से मेरे को काम करते हुए समझ में आ गया है कि यार मैं एक एक आदमी को नहीं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। वीक में एक डे होगा, एक सेशन होगा, उस फील्ड के सभी लोग आएँ, डिस्कस करें, मैं ओपन बैठूंगा, डिस्कस करूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा। जो लोग ज्वाइन करते हैं डिस्कस कर लें, 70 से 80%, 90% ऑडियंस को भी एड्रेस हो जा रहा है, और बाकी के 10%, 12%, 20% इस तरह के रोग एलिमेंट हमेशा रहेंगे। और मेरे को ये बात समझ में आ गई कि 20% लोग डेली बाइट्स को 80% बिजनेस देंगे और 20% लोग 80% प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे डेली बाइट्स के लिए। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, सुनना आसान है, लेकिन इसको मैं महसूस करता हूँ। कैसे मैं महसूस करता हूँ? काम करते करते। तो आपको कोशिश ये भी करना चाहिए, जो भी हैं, जो भी लगे कि साइड में हम कुछ अपना साइड हसल में भी मैं उसको कुछ शुरू करूँ, ठीक है। कि हम मतलब हमने घर से ही देखे क्या करना है, मतलब कुछ भी है, कोई प्रोडक्ट ही है, कुछ भी है, आप बनाते हो, कुछ आपको लगता है कि आप कुछ आर्ट डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको सोचो कि हम कॉमर्शियल लेवल पर कैसे काम करें। इससे गजब का नॉलेज आता है। उस सेंस में हर बात पे यही नहीं होना चाहिए कि हमको पैसा कमाना है। आपको मैं एक डेटा दूं डेली बाइट्स का, अभी कुछ दिन पहले एक स्किल बेस्ड का इंटर्नशिप का वो अनाउंस किया गया था, जॉब रेडी स्किल वाला। तो उसमें हमारा टारगेट था कि ट्रेनिंग में 10 बच्चों से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। वो पहले दिन से ही 20 से ऊपर उसमें जो है वो सारी सीट्स फुल है उसमें, ठीक है। उसमें हम नए बच्चों को दूसरा सेक्शन बना के एनरोल करेंगे, अभी 1-2 दिन में उसका अनाउंसमेंट आएगा, दूसरा सेक्शन बना के एनरोल करेंगे। वहीं जो क्लाउड किचन वाला अनाउंस किया गया था, अब हमने क्लाउड किचन के एक फॉर्म से मैंने टाई अप कर लिया, मैंने खुद सारा रजिस्टर कर लिया, मैं खुद देखा कि लोग कैसे काम कर रहे हैं जोमेटो पर, स्विगी पर। लेकिन मैंने देखा कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स उस पर कम है, बल्कि वो डायरेक्ट उसके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर इफेक्ट करेगा। जो लर्निंग वहाँ पर होगी वो इस वाले में नहीं होगी, ठीक है। और ये वाला अपने आप में अच्छा है, वो वाला अपने आप में अच्छा है, दोनों डेली बाइट्स के कोऑर्डिनेशन के अंदर है। लेकिन आप महसूस करिए कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इसको ज्वाइन कर रखे हैं जो उनको थोड़ा कोर्स टाइप का दिख रहा है, जो थोड़ा जिसमें काम करना है। लेट से कि उनको जोमेटो पे रजिस्टर करना है, उनको फसाई का लाइसेंस लेना है, जीएसटी का नंबर लेना है, तब जाके सारा कुछ रजिस्टर होगा। और सो मच सो दैट ये फर्म बैठी है कराने वाला। उसके बाद भी मैं देखा था कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा डाउट में है कि अच्छा वो करना है कि नहीं करना। अरे करके देखो यार, 4-5 हज़ार रुपये में एक नया ऑप्शन अगर आप करके एक्सप्लोर कर सकते हो तो आप एक्सप्लोर करके देखो। और रही बात आपका टीचिंग और करियर, तो किसने बोला कि नहीं करना है? आप करते रहिए ना, साथ में करते रहिए। क्या पता कि एक टाइम के बाद आपको ऐसा हो कि आप लेट से प्राइवेट टीचिंग में आप काम कर रहे हो, आप 40 साल के हो जाओ, 30 साल के, 35 साल के, आपका मन भर जाए कि नहीं करना है मेरे को अब। तो तुम्हारे पास उसको छोड़ने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम्हारे पास दूसरा कुछ होगा, ठीक है। तो वो स्किल्स उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो आप 3-4 चीज़ें नोट कर लीजिए कि भाई ठीक है, हमको लैंग्वेज वाले सेक्टर में काम करना है, टेक्निकल वाले चीज़ों में काम करना है। लेकिन टेक्निकल वाले चीज़ में काम करोगे बिना गोल के ना, तो कैसे काम करना है समझ में नहीं आएगा। बिना गोल के काम करने का मतलब ये है कि मान लो हमने तुमको कहा कि अर्चना तुमको एक्सेल शीट पे काम करना है, और जाओ 4 डिजिट कैसे जोड़ते हैं जोड़ के ले आओ। अब तुम वो तो सीख गई। कहने का था कि मैंने तुमको कार सिखाया, ड्राइविंग व्हील पर बैठाया, और तुमको फील्ड में मैंने बताया कि ऐसे स्टीयरिंग घुमाओगी
तो कार घूम जाती है, तुमने देखा हाँ यार फील्ड में ऐसे मैं स्टेयरिंग घुमा रही हूँ कार घूम जा रही है। इज इट दैट सिंपल कि तुम सड़क पर घुमा दोगी वैसे ही टर्न पर मोड़ पर? नो सर। नहीं ना। तो यही चीज़ प्रॉब्लम है स्किल वाले चीज़ों में। क्या है कि मान लो तुमको बोला कि एक्सेल सीखने के लिए, तो वो तुमको क्या है कि तुम ओपन ग्राउंड पर सीख रही हो कार चलाना, लेकिन रियल टेस्टिंग तब होगा जब डेली बाइट्स अपना डेटा देते तुमको ऐड करने के लिए कि ये ऐड करो, क्या फी रहा है, कितने बच्चे ऐसे हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इशू है, जाइए वेबसाइट पर देखिए, डेटा निकालिए, किसने क्या डिस्काउंट कूपन यूज़ किया है। अगर वहाँ से डेटा निकालने के लिए कह दें तो आपकी हालत ख़राब होने लगेगी, यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, ये कैसे होता है, ये मेरा काम थोड़ी है, तो कंप्यूटर वाले का काम है। ठीक है, अब देखो मैं टीचर हूँ, मैं खुद भी सेलेक्टेड रहा हूँ, तो टीचर मेरे को बोलो मैं सारा डेटा निकाल के दे दूंगा कभी कभी, बल्कि यूज़ नहीं करते, मैं खुद निकालते नहीं, मेरा पता कैसे होता है। ठीक है, सारा डेटा एकदम कि कैसे वो चीज़ बनेगा। तो मतलब एक अप्रोच वाइज जो है होना चाहिए, ये आपको तब आएगा जब आप फील्ड में उतरोगे। तो फिर अब देखो कि अब जैसे बीइंग अ फीमेल, अगर मान लो पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं, और हम तो कह रहे हैं अगर पेरेंट्स अलाउ भी करें तो सबके बस का नहीं होता यार 50,000 1 लाख रुपए खर्च करना, लेकिन 2 4 5 हज़ार रुपये तो घर से आप स्पेंड करके शुरू कर सकते हो ना। कोई चीज़ अमेजोन पर शुरू कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे शुरू कर सकते हो, जितने मार्केट प्लेसेस हैं उस पर शुरू कर सकते हो, जितने फूडिंग के ऑनलाइन प्लेसेस हैं उस पर शुरू कर सकते हो, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। आप अपने पढ़ाई के साथ और अपने इसके साथ साथ उसको सीख कर करिए भाई। ठीक है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो 50,000 70,000 80,000 रुपये बनाते हैं इसी डेली बाइट्स पर, उन्होंने हमारा बैच ज्वाइन करके पढ़ाई कर रखा है। तो वो क्या पढ़ नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, और साइड में वो भी कर रहे हैं। और छोड़ो, थोड़ा और 1 2 साल वो ऐसे ही कर लिए ना तो फिर वो छोड़ देंगे, ये फील्ड भी छोड़ देंगे वो। तो ठीक है, ज़्यादा पैसा बन रहा है उधर चले गए, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है अर्चना, तो ये अप्रोच होना चाहिए। अब इसमें आप देखिए कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है और क्या क्या मैं सीख सकता हूँ और सीख सकती हूँ। इंटरेस्ट हो या ना हो, इंटरेस्ट जगाया जा सकता है। किसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं है, 4 बार उसको सुनिए, समझिए, इंटरेस्ट खुद ही आने लगेगा। और एक बार जब हाथ में पैसा आता है, लक्ष्मी आएंगी तो सरस्वती भी आने लगती है। ठीक है, यस सर। तो सिंपल सा बात है। तो अब होता क्या है कि अरे हम तो कभी सोचे ही नहीं थे कि मार्केट प्लेस ये क्या होता है, अरे हम तो कभी सोचे ही नहीं थे क्लाउड किचन ये क्या होता है। अरे तो आप सोचो ना भाई, कौन सी उम्र चली गई, अब सोचिए कि क्या मैं कर सकती हूँ इसको, क्या चीज़ ऐसा जो डूएबल भी है। ठीक है, तो ये सब भी देखना चाहिए। जैसे अब जैसे आप और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी मेरे माइंड में क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब फीमेल्स के लिए तो और ज़्यादा मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन में वहाँ भी मेल्स पूरा एकदम हावी हैं। क्यों? क्योंकि लड़की को कोई दिक्कत रहता है, वो घर में बोलती है, घर वाले उसके लिए प्रिंट आउट करवा के बाहर से लेते आते हैं। उसको लैपटॉप में कोई दिक्कत रहता है, कोई करके दे देता है। लड़की को फीमेल होता है, वो मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मेरे पेरेंट्स मेरे को कितना पैम्पर कर रहे हैं। वे पहले बेवकूफ़ थे, अब गधा हो गए। वो पैम्पर उम्पर नहीं कर रहे, तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। अब धीरे धीरे आपका सीखने वाला टेम्परामेंट चला गया है। तो मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो भी बच्चा करियर में कुछ और हट के ट्राई कर रहा है, वो कब शुरू करना है? आज, अभी शुरू करना है। और 2 4 5 हज़ार रुपये में हो तो अच्छी बात है। जितना जेब में पैसा कम रहे तभी सारा ट्रायल दे लीजिए, क्योंकि जेब में ज़्यादा पैसा रहता है तो नुकसान होने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी ठीक है, तो इस नज़रिए से आप अगर देखोगे और सोचोगे, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूँ। मेरे को ना शुरू से लगता है कि मेरे को कोई रेस्टोरेंट वाला कुछ करना है, लेकिन मेरे को पता है कि जो हॉस्पिटैलिटी वाले बिजनेस होते हैं, जो फूडिंग वाले बिजनेस होते हैं, बहुत चैलेंजिंग होते हैं। जितना बाहर से टेम्पटिंग दिखता है उतना टेम्पटिंग होता नहीं है वो। लेकिन ना मेरे को अंदर से आता है कि खुद मतलब ऐसे ही बस मेरे को करने का मन करता है। मेरे को है कि मैं मतलब थोड़ा सा आधा घंटा मैं एज अ शेफ़ कुछ काम करूँ और देखूँ कैसा चल रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम दिस वर्क ऑल्सो, कि थोड़ा देर मैं वहाँ जाके कर रहा हूँ। तो अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जाके मैं 5 करोड़ का रेस्टोरेंट खोलूँ, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं ऑनलाइन क्लाउड किचन या फिर फर्म के साथ और ऑनलाइन सारे जो फूडिंग वाले हैं उस पर मैं काम करूँ। ये पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि उसको मैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में शुरू कर सकता हूँ। और सो कॉल्ड लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट भी बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जब मिडिल क्लास का बच्चा कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने जाता है तो पेरेंट्स का ना आत्मसम्मान बार बार बीच में आते रहता है। बेटा अब तुम ये करोगे, हम तो मोहल्ले में बता दिए थे तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम एमबीए की तैयारी कर रहे हो, तुम बीएड करने जा रहे हो, हम तो ये बता दिए थे तुम ये करोगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आगे इन सब चीज़ों में नहीं फंसना है। तो आप लोग क्लियर रखिए कि स्किल वाला क्या आपके लिए है। 3 4 6 चीज़ें आप लोग फिगर आउट करिए, तब आप कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे।
और बाकी अगर कुछ ना समझ में आया तो डेली बाइट से बहुत सारा चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ओके, हाँ, यस, थैंक यू सर, थैंक यू अर्चना। देन आई कम टू मयंक, देन जिया। जी मयंक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मयंक जी, बताइए। सर मेरे को सर आईपी के रिगार्डिंग आईपी बीएड के रिगार्डिंग सर आपसे एक दो कोई क्वेरीज थी। सबसे पहले सर ये थी कि मेरी रैंक 30 बन रही है और कैटेगरी सर एससी है, तो सर फर्स्ट जो उनकी वो आएगी काउंसलिंग की लिस्ट, तो सर उसमें है कुछ प्रायोरिटी कि फर्स्ट में हो जाएगा एससीईआरटी में? यस यस, हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका। ठीक है। और सर एक मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी सर, इनका चॉइस फिलिंग वगैरह का सर इतना डिले क्यों चल रहा है? मतलब कब तक सर ये जैसे चॉइस फिलिंग है तो कब तक ये हो सकता है? यार विद इन अ वीक हो जाएगा। और आप लोग इट इज नॉट आवर जॉब टू वरी कि क्यों डिले चल रहा है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस मंथ का एंड होते होते पहले राउंड का काउंसलिंग आपको शुरू होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर, ये डाउट थे सर। 5 to 7 days। यस जिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जिया। सर मेरा आईपी बीएड के रिगार्डिंग ही डाउट है। मेरी रैंक 326 बन रही है जनरल कैटेगरी से और डोमिसाइल दिल्ली है, तो सर लीलावती में कोई प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्या? यस, पूरी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ओके सर। एंड सर कितने कॉलेजेस अप्रॉक्सीमेटली फिल करने चाहिए प्रेफरेंस शीट में? 4 मैक्सिमम आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वैसे आपका 3 में भी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, लेकिन 4 भरिएगा एंड वो आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, हाँ। आई कम टू यू अभिषेक इन मीन टाइम। यस अभिषेक सिंह, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक्स, आपके यूट्यूब चैनल से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था सर, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी मीटिंग में आपसे ज्वाइन किया था, देन मैंने बताया था सर आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। तो सर जैसे मैंने अभी मेरा 164 था, मैंने इसका ड्यू का जो दिया था सीयूटी का एग्ज़ाम। देन सर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस अपना सीआई रखा था और सेकंड प्रेफरेंस एमबीसीआई रखा था, बट सर अभिषेक मेरा मतलब पेपर कोड सर क्या था 104 सर, वो सोशल साइंस। अच्छा, सोशल साइंस 164 नंबर है आपके। जी सर। जी हाँ। देन सर हाँ सर, मेरे मतलब फर्स्ट सीआई रखा था और सेकंड एमबीसीआई रखा था, बट सर मेरा जनरल कैटेगरी से पता नहीं क्यों एमबीसीआई हो गया और सीआई नहीं हुआ। जो कि सर अगर जैसे कि आपने बताया था, आपकी वीडियो मैंने देखा था, ओबीसी शायद 154 गया था। नहीं तो एमवीसीओई इक्वली अच्छा कॉलेज है, क्या दिक्कत है एमवीसीओई से? नो सर, जहाँ मैं रहता हूँ वैसे सर मैं हाँ जीटीबी नगर रहता हूँ, मुखर्जी नगर पास। तो देन एकदम सीआई एकदम सर, बगल में है। तो अभिषेक ऐसा करिए ना, एक बार आप जाके डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विजिट कर लीजिए। ये एक ही केस में चेंज होगा, क्योंकि क्या है ना, सभी जगह पर विजुअल इम्पेयरमेंट वाला जो इशू है उसमें उसमें सभी जगह सीट नहीं है। कहीं सीआई में है, मेरे सीनियर हाँ, कुछ किए। नहीं, मैं खुद जान रहा हूँ, सीआई में बहुत सारे बच्चे कर रखे हैं, लेकिन अब देखना होगा ना उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका उधर एडमिशन हो गया है। यस, अच्छा। हाँ, ये भी तो सोचिए। तो अभिषेक एक बार ना आप डिपार्टमेंट जाके विजिट करिए, मुझे लगता है कि सीआई कंसिडर करेगा इस बात को। जी सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी एमबीसीआई ले लो, सेकंड में सीआई में क्या पता आ जाए। अरे इस तरह से काउंसलिंग नहीं होता है। आप एक बार जाइए सीआई, एक बार जाके बात करिए, अभिषेक सबसे बेस्ट है। और आप तो जीटीबी नगर में बैठे हैं, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? यस सर, उनके पास में। ठीक है, विश्वविद्यालय मेट्रो उठ रही जस्ट उसके पीछे ही है। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था आईपी सर, जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी जैसे अभी जब चॉइस फीलिंग आएगी, अभी मैंने काउंसलिंग तो उधर भी कर दिया सर, देन अभी जब सीट लॉकिंग को आएगा, तो जैसे सर फर्स्ट आया तो फर्स्ट अगर राउंड में मेरे से अगर छूट गया, मैंने सीट लॉक नहीं किया, देन सर अगर सेकेंड राउंड में भी मैं कर सकता हूँ कि नहीं, कि फिर उस रेस से नहीं हूँ? तो आप छोड़ना क्यों चाह रहे हैं आईपी का सर? सर फाइनेंशियली कुछ कंडीशन की हाँ, तो ऐसा कॉलेज भर तो पहले राउंड में कि मिले ही ना। अच्छा सर, ओके सर, बिकॉज सर एमबीसीआई में होता है, बट सर थोड़ा मतलब क्या तो ट्रैवलिंग। हाँ, इस हिसाब से भर दो कि जो है आपको मिले ही ना, केवल सीआरटी भर के छोड़ दो, और अगले राउंड में क्या करना, 2-3 भर देना। जी सर। ठीक है, इससे रहेगा पार्टिसिपेट भी कर रहा है, बाद में कॉलेज ऐड कर लेना। ठीक है। जी सर, इसमें क्या मैं करूँ, सीआई वहाँ जाके उनके डिपार्टमेंट से बात करूँ सर? हाँ, डीन के ऑफिस में अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ,
ओके, थैंक यू अभिषेक। देन आई विल कम टू अंशिका देन इरशाद। सॉरी सर, एक क्वेश्चन और था सर, मतलब एक क्वेरी वो था सर। जी अभिषेक, हाँ बोलिए। सर जैसे कि आप अपनी वीडियो बनाते हैं, देन सर थोड़ा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी कुछ मेंशन कीजिए, क्योंकि सर हम काफी लोग देखते हैं और काफी चीजें जो आप बोल के बताते हैं सर, हमें वही पता चल पाता है, डिस्प्ले क्या शो हो रहा है कई बार पता नहीं चल पाता। ठीक है अभिषेक, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, ठीक है। एक्चुअली अभिषेक कई बार ना डेटा भी अवेलेबल नहीं रहता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अब क्या है, कट ऑफ इस बार सबका नहीं आ रहा है, तो जैसे मान लो हमको ओबीसी का कट ऑफ निकालने के लिए मेरे को उस बच्चे से बात करना पड़ेगा जो सोशल साइंस में ओबीसी से हो, ठीक है। अब साइंस में ना, अब साइंस में मेरे को कोई ऐसा बच्चा नहीं पता है दिल्ली वेट्स का, अब मैं जाके थोड़ी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा कैटेगरी क्या है, वो खुद ही से बच्चा बताए तो बात ठीक है। अब साइंस में एक कैंडिडेट का है तो मुझे पता है उसका ओबीसी का क्या कट ऑफ है, जनरल वाला भी तक मेरे पास लिस्ट ही नहीं आया है। तो आप समझ रहे हो, हर बच्चे को अलग से हिसाब से दे रखा है। अब मान लो कोई SC/ST का बच्चा पूछे, तो अब कोई SC/ST का बच्चा साइंस में हो या कोई SC/ST का बच्चा PWD का कोई बच्चा हो, तो उसको ना केवल PWD वाला ही कट ऑफ शो कर रहा है। तो ये इस बार ना कट ऑफ में बड़ा दिक्कत है यार, मतलब इस बार लोग ठीक है डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, तो हम लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। एक्चुअली पॉइंट ये है। सर एक और मैं क्वेरी थी भूल गया सर पूछना। सर मैं कह रहा था कि जैसे अभी मैंने इसका सीट लॉक तो कर दिया इधर MBCI का, देन सर अभी फी वगैरह का कहाँ आएगा? अभी तो वहीं ऑनलाइन आएगा, अभी आएगा कुछ दिन में आपको अपडेट आएगा। अच्छा, कुछ दिन बाद आएगा? कुछ दिन बाद नहीं, 1-2 दिन में आएगा, आपको अपडेट आएगा अभी पेमेंट के लिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू अभिषेक। देन आई विल कम टू अंशिका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंशिका जी, बताइए। हाँ सर मुझे आईपी से रिलेटेड पूछना है। मेरी रैंक 557 दिल्ली ओबीसी है, और मुझे पूछना है कि जैसे मैं चॉइस फिलिंग करूँगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस SCRT, देन लीलावती एंड थर्ड में कालिका रखूँगी। तो अगर मेरा फर्स्ट राउंड में कालिका मुझे मिल जाता है और मैं फीस पे करके फ्लोट कर देती हूँ, तो क्या सेकेंड राउंड में वो कालिका अभी मेरे पास रहेगा या चला जाएगा? रहेगा। अच्छा, अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है सेकंड कट ऑफ में कहीं पर तो, और अगर मिल गया ना तो कालका नहीं, तब आपको कालका छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। अगर मिल गया तो छोड़ना पड़ेगा। तो आप थर्ड चॉइस में कालका क्यों पढ़ रही हैं? MSIT ना मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, मैं साउथ एक्स की तरफ रहती हूँ, तो वो थोड़ा लोकेशन पूरा का पूरा अपोजिट जा रहा है। ठीक है, तो मत डालो, अगर बहुत दूर है तो मत डालो, कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो मैंने जितना भी SCRT का OBC का देखा है तो लाइक रैंक लिस्ट जो है वो 600 तक गई है। तो मेरा ये था कि शायद मैं SCRT को अपनी चॉइस में रख सकूं और थर्ड कट ऑफ तक जाऊं। नहीं, सॉरी अंशिका, प्लीज कम अगेन, आई जस्ट फॉरगॉट व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, क्या कह रही थी? आई जस्ट मिस्ड। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मैंने सोचा था SCRT का 600 तक जा रहा है लास्ट ईयर्स का जितना मैंने देखा है OBC का। तो मेरा ये था कि SCRT मैं अपना थर्ड राउंड तक क्या पता मुझे मिल जाए, बट उससे पहले ही मुझे अगर कालिका मिल गया और उसके सेकंड राउंड में मुझे और कोई कॉलेज भी मिल गया तो मेरे हाथ से कालिका भी चला जाएगा और SCRT की भी कोई श्योरिटी नहीं होगी। नहीं, तो जब तक दूसरा कॉलेज मिलेगा नहीं, पहला वाला जाएगा नहीं ना। अच्छा। जब तक दूसरा वाला कॉलेज मिलेगा नहीं, पहला वाला जाएगा नहीं। अगर पहले कॉलेज में फी पे करके सीट लॉक कर दी तो सीट लॉक रहेगा तुम्हारा। तभी तो फ्लोट कह रहे हैं, सिंक कहने के बजाय फ्लोट का मतलब कि तैर रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, तो चॉइस फिलिंग होगी तो आप ऐसे इतना हाँ, डिटेल में आएगा भाई, निश्चिंत रहिए। और दूसरा ये था कि जैसे RI में ग्रेजुएशन के मार्क्स डालने हैं, तो 24 सब्जेक्ट्स थे ग्रेजुएशन में, वो 2400 टोटल मार्क्स बनेंगे। हाँ, जितना सब्जेक्ट डाल दो ना, टोटल जितना नीचे रिजल्ट में मेंशन होगा उससे दिक्कत, वो सबको दिक्कत नहीं क्रिएट होगा। तो मेरी 7.288 रैंक है। बस ठीक है, डाल दीजिए जो भी CGPA उस पर कैलकुलेट करके डाल दो। हाँ, वो मैंने डाल दिया। और तीसरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस बात पर कि जैसे हम लोग B.Ed कर लेते हैं तो जब पास आउट करेंगे तो TGT के लिए अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो क्योंकि मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो TGT के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। ये कहाँ लिखा है कि कोई बच्चा ज्योग्राफी और हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो TGT के लिए एलिजिबल नहीं है? वो KVS वगैरह में, KVS, NVS, EMRS, इन सब में। कितनी बार वैकेंसी आती है KVS की साल भर में?
हाँ वो तो बहुत ही कम आती है। तो जब आती नहीं तो बात क्यों कर रही है उस पर, और आ भी गई तो हो भी जाएगा, इसके भी क्या गारंटी है? हाँ ये भी है। बात ही क्यों कर रहे हैं? केवीएस ओवीएस कोई स्टैंडर्ड, देखो यार मतलब ठीक है नेशनल लेवल का एग्जाम है, मतलब दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि उस पे बेसिस पर एकदम करियर उसी डिसाइड पर करेंगे। हाँ उसी पर ही डिपेंड रहे। हाँ मतलब ठीक है, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो आई रिजेक्ट यू। इसी पर ही मेरे को बहुत ही मतलब कंफ्यूजन हो रही थी कि मतलब मैं एक और साल अपना ड्रॉप नहीं करना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी एक लास्ट ईयर ड्रॉप किया था, तो मैं एक साल और ड्रॉप तो करके आपका रैंक ठीक है, एडमिशन मिल रहा है, तो क्यों परेशान हो रही हैं? यस सर, क्योंकि मैंने ना लास्ट ईयर भी लास्ट टू लास्ट मीट आपसे बात करी थी, तो आपने कुछ ऐसा बोला था कि क्या ही करोगी टीजीटी में एलिजिबल नहीं हो तो क्या ही करोगी तुम। तो उस बात से ना मैं बहुत ज़्यादा उस दिन से टेंस हो रखी हूँ। तो आपने कुछ बताया होगा तो मैंने बोल दिया होगा। लेकिन हाँ, अगर बोले होंगे तो सही बोले होंगे, नेचुरली मेरे अंदर तो कोई आवाज़ आ रही है तो समझ लियो सही जा रहा है। हाँ सर ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं कुछ बहुत काम होके बोल रहा हूँ तो समझ लो मैं थोड़ा सा कहीं हो सकता है मैनिपुलेट कर रहा हूँ क्या, कि मैं नेचुरली जो मेरा रिएक्शन आया तो समझ लो कि सही रिएक्शन है। और दूसरा ये कि जैसे लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू में एनरोल कर लिया था। तो अब मेरा वो फर्स्ट ईयर चल रहा है, बट आरआई का एग्ज़ाम था तो मैंने एमए के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए, दिसंबर में दूंगी ऐसा सोच के मैंने छोड़ दिया एग्ज़ाम। तो अभी मुझे क्या एमए ड्रॉप कर देना चाहिए और बीएड के बाद करना चाहिए, और वो भी पॉलिटिकल साइंस में लिया है जिसकी ऐसी कोई सच एमए की पीजीटी वैकेंसी आती अगर नहीं आप है। दोनों को कंबाइन करके यूज़ करने की कोशिश करेंगी तो दिक्कत होगा। हम्म। ठीक है, अदरवाइज करना चाहे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा बहुत उससे। अच्छा, और हाँ जैसे कि पब्लिक स्कूल्स वगैरह होते हैं, ये लोग भी कंसिडर करते हैं कि तुमने प्रोफेशनल के साथ लाइक एमए किया नहीं है। नहीं, देखो पब्लिक स्कूल वालों को आपके डिग्री से ज़्यादा इंटरेस्ट आपके काम में Skills। है, अच्छा स्किल्स अच्छा। में, कैसा आप काम कर ठीक। पाते हो। जैसे मान लो कोई डेली बाइट्स पर हमको पता चल जाए कि कोई ऐसा फैकल्टी हो 2 डिग्री ले रखा हो, 2 क्या 3 ले रखा हो, हम्म। तो मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है इस बात से? हम देखेंगे। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 3 नहीं तुम 30 तो ले रहो, हमें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरा काम ठीक से होना चाहिए। ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, कल को कोई मैं कॉलेज खोल लूँ, अब उसमें कोई फैकल्टी पढ़ा रहा है, मुझे लगेगा ऐसा सर क्लास सही चल रहा है ना, अब आपको थोड़ा डिग्री कम भी रहेगा तो मैं एज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैं आपको रिटेन कर रहा हूँ, किसी न किसी डेजिग्नेशन में बैठा के रखेंगे सब। यस सर। हाँ, तो सिंपल सा ये चीज़ होता है। तो जिसके पास स्किल रहता है उसको यार तो वो करते हैं। अब वो स्किल का जो मैंने इतना देर से बीच में लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया वो अब आपको देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। एंड स्किल इज़ नॉट अ बुकिश थिंग दैट वी विल लर्न एंड विल मेमोराइज एंड समडे विल डू इट। इट्स सिंपली कि टाइम के साथ सीखते रहिए और करते रहिए। यस सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू अंशिका। देन आई कम टू इरशाद सैफी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इरशाद जी, बताइए। सर मेरे को ये पूछना था एनवीएस टीजीटी साइंस के लिए जो सर वो 50% का क्राइटेरिया होता है कि तीनों सब्जेक्ट में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में 50% होने चाहिए तीनों साल के मिला के। तो हमें ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेड पॉइंट देती है, तो उसको परसेंटेज में ऐसा कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये तो आपके रिजल्ट के पीछे लिखा रहता है कि सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो ये हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग होता है, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। जैसे मान लो बीएचयू है, डीयू है, जामिया है, तीनों का परसेंटेज कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है जो कि उनके रिजल्ट के पीछे मेंशन रहता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक सर है, वो तो मेंशन है सर, वो उस मेंशन फार्मूले का किया हुआ यूज है। करिए, सीधा उस फार्मूले में वैल्यू डाल के निकाल लीजिए। लेकिन सर वो कहते हैं कि जैसे केमिस्ट्री है सर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको ग्रेड पॉइंट मिला है मान लो 7, फिर सेकंड में, फिर थर्ड अच्छा, में एक बात 7 तक, बताइए, 6 तक। एक बात तो बताइए, सर एक बात बताइए, जिस डिग्री को आपने परस्यू किया है, आपने खुद कंप्लीट किया है, आपने किया है ना? हाँ यस सर। आपके साथ और भी बच्चे पढ़े होंगे, यस सर। बहुत सारे टीचर भी पढ़ाए होंगे, उसका परसेंटेज आपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया कि मेरा कितना परसेंट है। सर वो सीजीपीए को कन्वर्ट करके आता है ना, लेकिन सर हाँ। एनवीएस कहता है कि हमें ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में हमें ग्रेड पॉइंट मिला है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर सेकंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री में मिला है, फिर थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में, 6 सेमेस्टर तक। तो उन ग्रेड पॉइंट को जब हम एड अप करेंगे तो उनसे परसेंटेज कैसे निकालेंगे? क्योंकि यूनिवर्सिटी पीछे लिख के देती है कि सीजीपीए को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा।
तो जो सीजीपीए जो बनती है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट की बनती है, लेकिन एनवीएस कहता है कि हमें 3 सब्जेक्ट में देखना है और वो भी अलग अलग और तीनों साल के। तो वो पर्टिकुलर, हाँ जी, तो लेकिन सर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो हमें ग्रेड पॉइंट मिलता है और उन ग्रेड पॉइंट को हम 6 सेमेस्टर तक ऐड अप करेंगे। तो अच्छा इरशाद, एक चीज़ बताइए, आपके हिसाब से 50% है आपके सब्जेक्ट में? हाँ सर, यस सर, मतलब ग्रेड पॉइंट 6 है सर। हाँ तो बस 50% हो गया। यस सर, 50% से ऊपर है। यस सर, 5 ग्रेड पॉइंट का मतलब 50%। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसका मतलब ये हो कि 50% से ऊपर है, मैं यही कह रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, फुल स्टॉप। 50% से ऊपर है, ठीक है। ठीक है सर। तो जब 50% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो क्यों परेशान हो रहे हो कि 55 में रहा है कि 60 पे रहा है? यस सर, आप उसे फोकस मत करिए, ठीक है। हाँ सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि मेरे पास, मैं पीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी बायोलॉजी के लिए अगर एलिजिबल होना चाहता हूँ एनवीएस में, तो बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है? कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके लिए डेली बाइट्स पर एक पॉडकास्ट अवेलेबल होगा मेरा कि क्या बीएड में पेडागोजी सब्जेक्ट मैटर करता है, उसको देखिए। ठीक है सर। और सर ये पूछना था, मेरी रैंक जो है 540 रैंक है आईपीओ में, तो सर रिजल्ट में कोई चांस है सर? किसमें चांस है? जनरल से 540 रैंक है, लीलावती में कोई चांस है मिलने का स्पोर्ट राउंड में? मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इनसाइड डेली है? यस सर, मिल सकता है। और सर ये हमें बीएससी की अगर जो ट्रांसक्रिप्ट मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसमें सर कुछ ये दिक्कत वीडियो आती है देखिए, अगर? बीएड में सब्जेक्ट मैटर करता है कि नहीं, इसको जाके देखिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ क्या कह रहे हैं बाकी का? सर ये कहता है कि सर अगर बीएससी के बाद हमें ट्रांसक्रिप्ट लेनी हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो सर उसमें अगर हमारे किसी भी सेमेस्टर में ईआर आया हो, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है सर ट्रांसक्रिप्ट नहीं लेने नहीं नहीं, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग हो तो जो है दोबारा बच्चे ने पेपर दिया हो और वो पास किया हो बाद में, तो उससे कुछ दिक्कत परेशानी हो नहीं। अच्छा, और सर ये एईएस की वैकेंसी आते हैं ना, ये कहते हैं सर हमें सभी ईयर की मार्कशीट चाहिए ग्रेजुएशन में, तो इससे, तो सर अगर ईआर आता है इसमें कुछ फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, इस बात से चिंता ना करिए कि मेरा बैकलॉग था मैं दोबारा देके क्लियर किया हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कभी आपको करियर में कोई दिक्कत नहीं होगा। सर तो ये सर सभी ईयर की मार्कशीट क्यों मांगते हैं? गजब हो यार, सभी ईयर का मार्कशीट क्यों मांगते हैं? अरे एक फॉर्मेलिटी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। अब ये कहो कि जब हम फाइनल परसेंटेज डिग्री का दे ही रहे हैं तो मेरा मार्कशीट क्यों मांग रहे हो? अरे मांग सकते हैं, कोई भी संस्था मांगती है। अब कहो 10th का क्यों मांगते हैं? नहीं सर, वो तो जरूरी है ना सर, क्योंकि 3 साल का कंसोलिडेटेड हो जाता है ना सर, लास्ट में मिल जाता अच्छा है। इरशाद ये बताइए, 10th का मार्कशीट जगह जगह मांगा जाता है ना? हाँ सर, वो तो मांगा जाता है, क्यों वो तो सर मांगते एक ही ईयर का होता है ना सर। अरे क्यों मांगते हैं? हम कह रहे हैं कोई बच्चा 12th पास है तो क्या वो 10th पास नहीं होगा? हाँ यस सर। तो तुम्हारे हिसाब से तो नहीं मांगना चाहिए। नहीं सर, मांगना, क्योंकि सर वो डेट ऑफ बर्थ उससे डिसाइड तो करते हैं। 12th में लिख दो, 12th वाले में नहीं डेट ऑफ बर्थ लिखा, क्या उसमें भी लिखा रहता है? हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब तुम कहो कि हम तो ग्रेजुएट हैं, तो तुमसे मैं क्या 10th 12th का रिजल्ट नहीं मांग सकता हूँ? मांग सकते हैं सर, मांग अब तुम्हारे हिसाब से तो ग्रेजुएट है तो 10th 12th तो पास ही होंगे। सर सही बात सर, आपकी फॉर्मेलिटी थोड़ा जरूरी होती है। हाँ अब तुम वहाँ ले रहे हो तो भाई वो हर सेमेस्टर का मांग रहे हैं, देख रहे हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज भी कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अब इसी बीएड में मांगते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मांगेंगे, आईपी में नहीं मांगेंगे। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में 200 मार्क्स वाला क्राइटेरिया चेक करेंगे हर बच्चे का। जैसे किसी ने बोला ना कि हम एमवीसीयू को रजिस्टर कर दिए लेकिन अभी तक फीस के लिए नहीं आया है। फीस के लिए क्यों नहीं आया है उसको अभी तक पता है? एक बार यूनिवर्सिटी ने पैसा ले लिया मतलब कि बच्चे का एडमिशन हो गया, तुम एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये लोग पैसा नहीं ले रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं, पहले तुम्हारा डॉक्यूमेंट लिए हैं ऑनलाइन, ये चेक करेंगे, फिर 2 दिन में बताएंगे कि फीस के लिए पोर्टल ओपन हुआ है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे इनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और 200 मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है वो चेक करेंगे, इसीलिए इन लोगों का फी पेमेंट के लिए भी नहीं आया है। ठीक है, लॉजिक सिंपल सा है भाई, चेक करेंगे हर साल का क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो क्यों मांगने से तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है ना, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रखा है? नहीं सर, कंप्लीट हो रहा है वैसे तो। हाँ तो बस, तो हैप्पी बर्थडे, केक काटिए। थैंक यू सर, थैंक ठीक यू। है, क्यों परेशान हो रहा है? और हाँ, ज़िंदगी में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम लेके परेशान हो, ये सब कहाँ टुटपुजिए प्रॉब्लम में फंस रहे हो। ठीक है सर, कुछ थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ कुछ ऊंची चीज़ ढूंढिए परेशान होने के लिए। ओके सर, ओके। जैसे मान लो ब्रेकअप हो जाए तो ये ढूंढो कि कितनी महंगी वाली दारू मैं पी के परेशान हो सकता हूँ। इस तरह का ऊंचा चीज़ ढूंढिए जीवन में।
ये नहीं कि ब्रेकअप भी हो गया और 100 रुपये वाला लिकर पी रहा हो। देखो कि 10,000 वाला अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, और नहीं कर सकते हो तो इससे कंक्लूजन में पहुंच जाना, इसीलिए छोड़ के गई है हमको, क्योंकि तुम 10,000 वाला अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। ये एकता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एकता जी, बताइए। सर ऐसा कुछ तो है नहीं डिस्कस करने के लिए, फिर भी मैंने जैसे आपसे पिछली बार बात भी की थी, फिर निपुण मैम से भी बात की थी, तो डीएलएड तो सोचा है कि यूपी से करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ एमए इकोनॉमिक्स से कर लूँ इग्नू से, दोनों साथ में। यस, कर सकती हैं। कर सकती हूँ? हाँ, कर लीजिए। या फिर उसकी बजाय लाइब्रेरियन साइंस का, इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। दोनों कर लीजिए, मतलब 3 डिग्री, क्योंकि डीएलएड भी यूपी से कर रहे डीएलएड के साथ ना कभी पीजी वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, डीएलएड के साथ कभी भी पीजी वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता है। ये सर ये हाँ, तो साथ में पीजी कर लो, या लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स परस्यू कर लो। लाइब्रेरी साइंस 1 साल का है, तो ऐसा कर सकती हो कि जुलाई वाले में लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले लो, दिसंबर वाले में मास्टर्स वाले में एडमिशन ले लो। 1 सेकेंड, यस 2 साल वाले में पहले एडमिशन लेना। ये सब मतलब पहले एमए इकोनॉमिक्स वाले में ले लो, पहले जुलाई में ले लो, फिर फिर दिसंबर वाले जाके में। दिसंबर में जाके फिर लाइब्रेरियन साइंस हाँ, वाले तो में उसका एग्जाम दिसंबर में पढ़े तो दोनों का एग्जाम क्लैश करने लगेगा। और ये भी ध्यान रखना कि जो छोटा वाला कोर्स है, जो 1 ईयर वाला है, उसको दिसंबर में परस्यू करें, नहीं तो 2 साल बाद जब पास आउट होगी तो तुम कल को मान लो तुमको लगा कि हम डिस्टेंस से बीएड कर लेंगे डीएलएड के बेसिस पर, तो दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि फिर तुम्हारा 6 महीने फंस जाएगा मास्टर्स में। यस समझ में आया क्या बोला हूँ? यस सर, समझ में आया। ठीक है, ठीक, तो यही चलिए पूछना करिए एकता, और बाकी का देखिए आगे और क्या करना है। ठीक है यस जी। यस, थैंक यू एकता, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। यस मंजेश। सर मेरा यूट्यूब में 300 स्कोर हो रहा है, तो कुछ कॉलेज का नाम बता देते हैं जहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। रैंक कितना है? अभी रिजल्ट नहीं आया है सर, आंसर चेक करने के बाद में 300 के आसपास का मेरा 300 स्कोर अच्छा है। स्कोर है, रैंक आने दीजिए। आप कहाँ के हैं? सर इस पर एक वीडियो जरूर बना दीजिएगा कि क्या ठीक कौन है। सा कॉलेज में लेना है या नहीं ठीक है, लेना आप हैं कहाँ के, ये तो बताइए। है। जी सर, आप कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश में आप कहाँ के हैं? आज पटना से हैं सर। अच्छा, पटना से। इन दैट केस मंजेश, आप ये देखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में आप जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप पटना में हैं तो गोरखपुर आपको करीब पड़ेगा, फिर लखनऊ भी आपको करीब पड़ेगा। तो अब आपको ये देखना होगा कि हम कौन से ज़िले में जाना चाहते हैं, और जिस ज़िले में जाना चाहते हैं उस ज़िले का डाइट, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में एक डाइट है, ठीक है, DIET, ठीक है, तो वहाँ पर हमको एडमिशन मिल रहा है कि नहीं, उस ज़िले का वही सबसे बेस्ट कॉलेज होता है। उत्तर प्रदेश के सारे डाइट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी सर। ओके, देन आई कम टू सागर एंड देन आई रैप अप द सेशन। यस सागर। हेलो सर। जी सागर। सर मैं लोगे से पूछ रहा हूँ कि ओबीसी कोटा से 186 में डीयू का कोई चांस है? हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी बन सकता है लास्ट कट ऑफ तक। ओके सर, यही डाउट था। ठीक है, लास्ट कट ऑफ तक। हाँ, यस मानसी। सर आपने लास्ट के लिए बोला था। अच्छा, यस 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 प्लीज। हाँ, यस अंशिका प्लीज मेक इट। मेरी जो आईपी में रैंक है 557, उसके हिसाब से कितने कॉलेजेस भरने चाहिए? 5। 5, ठीक है। 5 भरिए। ओबीसी है तो 4 भर सकती हैं। ठीक है सर। तो चलिए ठीक है, सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल दी वेरी बेस्ट। और सिंगल सूत्री मंत्र यही है, और मैं फीमेल्स को खास करके कहूँगा कि देखो यार, थोड़ा सा ना लड़ाई का लेवल ऊपर करिए। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो भी जाता है तो भी बहुत उखड़ेगा नहीं, और नहीं भी होता है तो भी कुछ बहुत बिगड़ेगा नहीं। पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए क्या कर रहे हो। लेकिन अब बहुत सी लड़कियां होती हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनका क्लियर कट है कि इंडिपेंडेंट होना क्यों है, आई एम वेरी ओके कि मैं किचन में काम करूंगी, चौका बर्तन करूंगी, मेरा हस्बैंड कमा के लाएगा, बाबू सोनू मेरा करके ले आएगा, हम उसके घर के लिए पकाएंगे। बहुत लोगों को ये बहुत क्लियर रहता है। तो अगर कोई ऐसा नहीं है तो बाकी के लोग इस बात को समझें कि ये जिस प्रेजेंट एरा में, जिस प्रेजेंट सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं ना, दिस इज़ द एरा दैट हैज़ एम्पावर्ड वुमेन्स अ लॉट।
लेकिन उस एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी है कि एवरी नेक्स्ट कॉमन गर्ल शुड ऑल्सो गिव अ ट्राई टू अदर प्रोफेशंस अपार्ट फ्रॉम कि बीएड करना है, कि बीटेक करना है, कि डाइट में डीएड करना है, ये करना है। देखो, डिग्री से जो आप पाना और पहुंचना चाह रहे हो वो अकेला माध्यम नहीं है, और उस अकेले माध्यम से पहुंच भी नहीं पाओगे। बहुत बड़ा बिटर ट्रूथ ये भी है। और मान लीजिए कहीं पहुंच भी गए तो अभी आपको एहसास नहीं है। जब आदमी स्टूडेंट लाइफ में रहता है तो 20,000 रुपये भी बहुत लगता है बड़ा, और 25,000 रुपये भी बड़ा लगता है। एक बार जब आप वाकई में प्रोफेशनल फील्ड में उतरोगे तो आपको हमेशा देखना होगा कि आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम सफिशिएंट नहीं है। आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। आपके पास 2 से 3 से 4 से ज़्यादा स्किल आपको आना चाहिए। क्योंकि है क्या कि वो 25,000 और 30,000 रुपये से आपका फुलफिलमेंट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आज का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो भी इन्फ्लेशन रेट है, आज प्रेजेंट में जो भी महंगाई दर है, उसके हिसाब से आपकी इनकम ना आपकी उम्र की डबल होनी चाहिए। तब जाके आप नॉर्मल खा पी पाओगे, महीने में 1 दिन बाहर जा पाओगे, 4 महीने में एक बार कपड़ा खरीद पाओगे, और अपने घर में किसी नेक्स्ट जनरेशन को किसी थोड़ा सा कुछ पढ़ाना हो, ज्ञान देना हो तो दे पाओगे। आपकी उम्र का ऑलमोस्ट डबल। और ये जो बात मैं कह रहा हूं तो महसूस करके देखो, ठीक है? तो उसके लिए एलोन जॉब इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है? आप कोशिश करिए अपने साइड से कि हमको क्या और कुछ करना सीखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारा चीज़ डेली वाइट्स पर भी चल रहा है, वो भी हेल्पफुल है। लेकिन अगेन आप अपने साइड से भी देखिए कि हमको क्या करना है। ऐसा तो है नहीं कि 100 ऑप्शन डेली वाइट्स पर अवेलेबल है, मैं सारा ओपन कर दूंगा, सब में मैं एकदम देख लूंगा कैसे हो ही रहा है। लेकिन फिर भी ठीक है, चलिए, आप किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप उसी को एक्सप्लोर कर लीजिए कि भाई हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं, कि हम स्किल बेस्ड वाले में क्या कर सकते हैं, हम क्लाउड किचन वाले में क्या कर सकते हैं, मार्केट प्लेस में क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया वाले में क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह में क्या कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन बड़े बड़े टर्म्स के बीच में ना फंसे रहो, उसमें वाकई में तुमको कुछ आता हो, वाकई में तुम्हें कुछ आता हो कि हाँ ये चीज़ एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है अपार्ट फ्रॉम योर जॉब। अब इसमें होता क्या है कि मैंने देखा है कि BA BSc BCom वाले बहुत ढीले पढ़ते हैं एट टाइम्स। ढीले इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगता है ये उनका काम नहीं है, ठीक है? वैसे तो फिर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब भी फिर यूज़ करना आपका काम नहीं है, इंस्टाग्राम ये सब भी आपका काम नहीं है, फिर यूट्यूब भी यूज़ करना आपका काम नहीं है, क्योंकि यूट्यूब तो भाई इंटरटेनमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप किसी को डाउट है क्या यहाँ को जो बैठा है कि यूट्यूब इंटरटेनमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब यही सोच के बना था कि इंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन इंडिया में हजारों लाखों एडुकेशन वाले कंपनियां हैं, बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई उसी यूट्यूब पर पढ़ा के। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि यूट्यूब वालों को भी नहीं पता था, गूगल जैसी बड़ी कंपनी को नहीं पता था कि यूट्यूब पर कल को लोग एडुकेशन के लिए भी आएंगे, बिकॉज इट्स एंटरटेनमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म। इसलिए उसमें ऐड आता है, पेड वो आता है, क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए बना था वो। तो आपको भी नहीं पता है यार, जब गूगल जैसी बड़ी बड़ी इंजीनियर कंपनियों को नहीं पता है तो आपको भी नहीं पता है, ठीक है? आपको भी नहीं पता है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो है उस चीज़ को एक्सप्लोर कर लें, ठीक है? और काम इस हिसाब से करिए कि जैसे मान लीजिए, देखिए आपका फ़ोन आपको बताने लगे कि अटेंडेंस का टाइम हो गया है, ठीक है? 8 बजे हमारे साथ, हमारी टीम के साथ अटेंडेंस का टाइम है, तो आपको इतना लेवल का आपका होना चाहिए काम। ये सब बहुत मामूली चीज़ें हैं कि जब आप अपना फ़ोन पॉपअप करो तो मेरे को बार बार शो करे कि 8 बजे अटेंडेंस का टाइम है, वो फ़ोन मेरा बार बार पॉपअप कर रहा है ऊपर। कोई सॉफ्टवेयर ने इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ से हम डेटा फीड करेंगे, मेरे सारे टीममेट्स के फ़ोन में 6 बजे मैं डालूंगा तो 6 बजे पॉप करेगा, 5 बजे डालूंगा तो 5 बजे पॉप करेगा, सबके फ़ोन में 4 घंटा पहले ही से दिखाने लगेगा, ताकि किसी के पास एक्सक्यूज़ ना रहे कि हम ऑनलाइन मोड में काम करते हैं तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था डेटा। इट्स जस्ट अ मोड ऑफ वर्किंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो समय बदल रहा है, बदलते समय के हिसाब से बदलेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ तो घर वाले ये कह रहे हैं, वो वाले कह रहे हैं, सब तो मुझ पर जो लगा हुआ लगे ही रहिए। इसमें आप लॉन्गर रन में बहुत मतलब फिर चैलेंजेस अपने आगे फेस करेंगे, और जो मेल्स हैं उनके लिए और चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि लड़के से एक उम्र के बाद तो ये सब नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड खूबसूरत थी कि नहीं थी और कितने गर्लफ्रेंड हैं। सबसे पहले लोग यही पूछते हैं क्या करते हो, कितना कमाते हो, उसी से औकात डिसाइड होती है, ठीक है? तो फिर आप ये देख लीजिए कि कैसे करना है, उसका रास्ता यहीं से जाता है, यहीं से आपको शुरू करना है। देयर इज़ नॉट लाइक कि मैं ये कर लूँगा फिर मैं वो शुरू करूँगा, ये कर रहे हो उसी के साथ ही दूसरा शुरू करो। जब तुम दोनों करोगे तो खुद ही मैनेज होने लगेगा, नहीं करोगे
तो अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, लेट से कोई बच्चा तैयारी कर रहा था घर बैठ के और ड्रॉप किया था, तो उसका भी पूरा दिन कट जा रहा था और टाइम बीते जा रहा था बिना कुछ काम किए। ही और शी वॉज बिजी विदाउट बिजनेस। तो ये तुमको देखने की ज़रूरत है कि यू आर नॉट बिजी विदाउट बिजनेस। बिजी रहो, किसी ढंग की चीज़ में एंगेज रहो। किसी ने गाली दी है, इग्नोर करो, अपना आगे देखो क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, ये इतना आसान नहीं होता, ये एक टेम्परामेंट होता है जो आपको डेवलप करना होता है, एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी होती है। और कोई भी पॉजिटिव बातें करना कि हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब चीज़ें नहीं। उस बात को तुम्हें महसूस करना पड़ेगा, उसको अपने तुमको सांसों में डालना पड़ेगा कि वो पॉजिटिविटी क्या है, सो दैट तुम्हारा ओवरऑल अप्रोच ही वैसा बने।